गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आगे भाई सारी पब्लिक। यस सर। यस सर। भाई यार आज इक्विलिब्रियम में एक बच्चा बढ़ गया यार। इंदिरापुरम में सर। है? इंदिरापुरम में सर। हाँ इंदिरापुर में देखो आज तीसरा भी दिख रहा है कोई पीछे। आगे है सर सेकंड रो में। अच्छा अच्छा, वो पीछे वाला तो वो एक्स्ट्रा है सर। वो एक्स्ट्रा आया। अच्छा ये किस किस क्लास का है? ये 12th का ही है? यस सर। यहाँ पुराना बच्चों से 11th क्लास से यहाँ पे। अच्छा तो तुम अब तक क्यों नहीं आ रहे थे दोस्त? तो मेरे प्रैक्टिकल चल रहे थे स्कूल के अंदर। अच्छा नोएडा में भी बहुत छोटा छोटा सा दिख रहा है, 2 बच्चे दिख रहे हैं अभी। और आगरा, आगरा का कहाँ है भाई? कनेक्ट नहीं हुआ अभी। ये आज यार ये ट्यूटोरियल सेशन वगैरह लगा यार, हम सोच रहे हैं आगे पढ़ते यार, कहाँ ट्यूटोरियल चक्कर में पढ़े अभी। आगे पढ़ाई कर ली जाए, सिलेबस को थोड़ा सा खींचा जाए। हाँ सर। तो ओके सर। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यार, वो ज्यादा सही है बिल्कुल, बिकॉज ट्यूटोरियल का पर्पस तो वो ज्यादा अच्छा है कि तुम्हें ट्यूटोरियल की शीट मिल जाए, तुम सॉल्व कर लो। तो सुनो, ट्यूटोरियल में वही पुरानी बातें दोबारा रिवाइज करना, ये सब करना अभी कोई फायदा नहीं लिख रहा है। मेन काम है कि अभी हम थोड़ा सा सिलेबस को आगे बढ़ाएं ताकि रिवीजन की मौका तो मिले। तो मैं ये सोच रहा हूँ हम थोड़ा सा आगे ही पढ़ते हैं, है ना। तो ये बाकी सारे बच्चे अभी दिख नहीं रहे यार। सर एक बार बता सकते इसके बाद हम कौन सा चैप्टर करेंगे? ये तो राज है यार लक्ष्य। सर प्लीज बता दो सर, मैं फंसा हुआ हूँ 21 तारीख के। 21 को क्या है? तो मिट्टा में मेरा फिजिकल पूरी आ रही है। नहीं तो कल हमने बोल दिया था ना ऑल द बेस्ट। सर वो तो ठीक है, लेकिन हाँ। जो हमारे शेड्यूल मिल रखा है ना उसके अंदर अल्कोहल फिनॉल के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिखा है, इसलिए मैंने आपसे पूछा था बस। तो मेरा भी है 12 तारीख का एग्जाम। हाँ नहीं, तुम लोग भी कल पूछ रहे थे, तो अगर इलेक्ट्रो लिखा है तो फिर इलेक्ट्रो ही करनी होगी। लेकिन यार बहुत एब्सर्ड सा लगता है, मतलब अल्कोहल फिनॉल ईथर के बाद 2 ही चैप्टर बचते हैं, एक एल्डिहाइड कीटोन एसिड अमीन्स। खत्म ही कर दो ना ऑर्गेनिक को यार, क्या जबरदस्ती पालना ड्रामेबाजी। आज तक खत्म ही कर देते हैं। हाँ तो पता नहीं अब वही यार अजीब सा ही। लेकिन मैं अगर मेरे बस में हो तो मैं तो अल्कोहल फिनॉल ईथर के बाद एल्डिहाइड कीटोन एसिड अमीन खत्म करके चैप्टर ये इस मुसीबत से बच जाएंगे, ताकि बीच बीच में आप रिवीजन होता रहे और आपको प्रैक्टिस करने का, ऑर्गेनिक के सवाल करने का मौका मिलता रहे। फिर फिजिकल के जो 1-2 चैप्टर है उनको अपना धीरे से निपटा लिया ऐसे। तो लेकिन कहोगे तो बीच में, और वैसे भी काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पहले मुझे लगता है काइनेटिक्स पढ़ लेनी चाहिए थी, क्योंकि काइनेटिक्स थोड़ा रिलेटिवली सिंपलर है, तो थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, तो थोड़ा सा ज्यादा आसानी से किया जा सकता था। लेकिन अब जो भी शेड्यूल बनाया गया है सो बनाया गया है, तो हम देख लेंगे। बेटर ही है, ऑर्गेनिक पहले हो जाएगा। हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे अब तक कुछ कुछ सीक्वेंस, एक तो वैसे ही इतनी मुश्किल से सीक्वेंस बना था, तो हल्का हल्का सा सीक्वेंस बना है, तो अब जो मेन टॉपिक बचे हैं जैसे अल्कोहल फिनॉल ईथर एल्डिहाइड कीटोन्स अमीन्स, ये सारे मेन टॉपिक्स हैं, तो इनको यार एक सीक्वेंस में ही खत्म, बिकॉज सारे इंटर रिलेटेड है, तो इनको है ना। तो बहरहाल हम देख लेंगे जैसे भी करना है। लेकिन अभी मुझे लगता है अगर सीक्वेंस में इलेक्ट्रो है तो तुम ये मान के चलो कि नेक्स्ट इलेक्ट्रो ही होना चाहिए फिर, अगर सीक्वेंस में है तो। अच्छा मुझे एक बस ये डाउट आ रहा है कि आगरा वाले जो बच्चे हैं क्या वो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं क्लास? यस सर। ये आगरा में सिर्फ प्रिया ने जवाब दिया है, इसका मतलब सिर्फ प्रिया है और कोई नहीं आगरा का। आगरा प्रिया का सर आगरा सेंटर पे फ्राइडे और वेडनेसडे को एक्स्ट्रा क्लास होती है, तो वो क्लासरूम में नहीं होती है, ऑनलाइन लेनी पड़ती है। अच्छा तो मतलब आज आगरा के और भी बच्चे हैं हमारे पास यहाँ पर जुड़े हुए? कोई और आगरा का है? जरा हाथ खड़ा करो। है ही नहीं कोई आगरा का? बताइए ये हालत। सर कोई ले नहीं रहा होगा यार ये बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो ये लोग ये सोच रहे हो कि ट्यूटोरियल था। हाँ सर यही सोच रहे होंगे। ट्यूटोरियल का सोच रहे होंगे सर, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। हाँ यार हम यार ट्यूटोरियल के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे यार, हमने मन बना रखा है कि हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे यार, ट्यूटोरियल के चक्कर में टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है, तो हम ट्यूटोरियल अभी बिल्कुल नहीं कर रहे। मतलब टाइम बर्बाद इन द सेंस कि यार ट्यूटोरियल का मजा भी तभी आएगा ना जब पूरी ऑर्गेनिक इकट्ठी कर ले, 1-2 चैप्टर बचे इनको निपटाया जाए, उसके बाद देखा जाए। ठीक तो यस सर। हम लोग कहाँ पर थे ये बताओ जरा जल्दी से। रीअरेंजमेंट के बारे में बात हो रही थी, एक रफ आइडिया। रिएक्शन विद पैरायोडिक एसिड, पैरायोडिक एसिड की भी बात कर ली थी, पीरियोडिक एसिड के ऊपर। हाँ बेटा सर जब आपने कल बताया थे कि कार्बोनिल कंपाउंड अगर बीच में फंसा है तो वो HiO4 के साथ CO2 देता है। CO2 के साथ, हाँ। जब हम दूसरे सर के साथ पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि फ्रुक्टोज के साथ कुछ ऐसा होता है, वहां पे COOH बनता है और COOH
HiO4 के साथ रिएक्ट करके CO2 बना देता। तो यार ये रिएक्शन सही है? नहीं यानी देखो, कि उसके सब अगर देखा था तो मुझे सही लगा। नहीं कल आप कह रहे हो कि सिर्फ वहीं मैं बनेगी। हाँ, मैं जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि किसी पर्टिकुलर केस में हीटिंग के बाद CO2 बन जाए किसी और वजह से, जैसे जो बीटा कीटो एसिड्स होते हैं, वो बीटा कीटो एसिड्स हीटिंग करने से CO2 लिबरेट कर देते हैं, किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से CO2 बन सकती है। बट इफेक्टिवली अगर CO2 की बात करें तो नॉर्मली कार्बोक्सिलिक एसिड के से सिर्फ डायरेक्टली CO2 नहीं बनती। आप अगर उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो वो CO2 में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन तुम ये मान के चलो कि जैसे ग्लूकोज था, तो ग्लूकोज का जब आप HiO4 से रिएक्शन कराते हैं तो 5 मोल फॉर्मिक एसिड और 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड ही बनता है, तो आप उस केस में CO2 नहीं लिखते आंसर। बात समझ रहे हो? तो तुम सिर्फ इस सीक्वेंस को याद रखो कि बल्कि ये तो शायद मेरे ख्याल से किसी प्रीवियस ईयर का सवाल भी है कि ग्लूकोज का HiO4 से रिएक्शन करके कितना फॉर्मिक बनाता है, कितना फॉर्मल्डिहाइड बनाता है। तो अगर फॉर्मिक एसिड बन रहा है तो तुम्हारे हिसाब से तो वो CO2 में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन हम उसका आंसर सिर्फ फॉर्मिक ही लिखते हैं। यानी मेरा सजेशन ये है कि अगर CO2 से रिलेटेड कोई उसको बात करनी होगी तो सिर्फ आप एक चीज चेक करिएगा, इफ CO ग्रुप इज इन बिटवीन। हाँ हाँ सर मेरा क्वेश्चन फ्रुक्टोज के साथ है, क्योंकि जब हम एक कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ेंगे तो उससे COOH बनेगा, और नीचे का जब कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ेंगे तो फिर उसका भी ऑक्सीडेशन करेंगे HiO4 के साथ। तो 2 कार्बन बॉन्ड टूटा तो 2 बार ऑक्सीडेशन हुआ, तो 2 बार बॉन्ड टूटने के बाद CO2 बननी चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ, तो बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ तो बन रही है ना। जो फ्रक्टोज होता है उसमें बीच में CO होता है कि नहीं? तुम्हें पहले क्या बताया गया, नया क्या बताया गया, छोड़ो, जैसे हमने बताया पहले वो बताओ। CO बीच में फंसा है कि नहीं? यस सर। फंसा है, तो यानी ऊपर का डंडा टूट सकता है? यस सर। तो OH आ जाएगा? यस सर, आ गया समझ। नीचे से डंडा टूटा तो OH आ गया, तो एक CO तो पहले से लगा है, 2 OH आपने और दे दिए, वो पानी निकाल के डबल बॉन्ड O बना देंगे, तो 2 डबल बॉन्ड O आ गए ना। यस सर, यस सर। ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी। यस सर। मेरी बात समझ लो, तुमने सर ने जिस तरह से बताया है वो उन्होंने अपने हिसाब से बताया कि भाई ऐसा करने से भी CO2 बना। हमने जैसे बताया पहले, हम अपनी बात बता रहे हैं। मेरी बात सिर्फ इतनी थी, इफ CO ग्रुप इज इन बिटवीन व्हाट, इन बिटवीन OH और इन बिटवीन OO और इन बिटवीन OH and O। तुम समझ रहे हो ना, मेरी ये बात कल समझ में आई थी कि नहीं, कि CO ग्रुप जब बीच में फंसा हो, बीच में फंसे होने का मतलब क्या था, बीच में उन लोगों के फंसा हो जो इधर से भी टूटते हो और इधर से भी टूटते हो, तो ऐसे में वो CO ग्रुप CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये बताया था मैंने। यस सर। मैंने ये बिल्कुल नहीं बताया, हाँ मैंने ये बिल्कुल नहीं बताया कि हर CO ग्रुप CO2 बनाता है। मैंने सिर्फ ये बताया वो CO ग्रुप जिसके अगल बगल के दोनों डंडे टूट रहे हो, वो CO ग्रुप CO2 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि उस CO में 2 OH आ जाएंगे। एक तो C डबल बॉन्ड O पहले से है, 2 OH आ गए तो वो भी डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो डबल बॉन्ड O मिलकर उस कार्बन को क्या बना देगी, CO। समझ गए ना? यस सर, यस सर। ठीक, अच्छा अब और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक बड़ी यूनिक रिएक्शन में, जैसे कल भी हमारी बात हुई थी, तो ये पेरोडिक एसिड की इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, पिनाकोल पिनाकोलोन भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कुछ और भी रिएक्शन है तुम्हें ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एलिमिनेशन रिएक्शंस E1 की मैकेनिज्म होती है, वगैरह वगैरह। एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल की, वो रिएक्शन है आइडोफॉर्म टेस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। बहुत ज्यादा सवाल इस पे पूछे जा चुके हैं। और ये आइडोफॉर्म टेस्ट है क्या? अब कहने को रिएक्शन समझ लो या आइडोफॉर्म कोई टेस्ट समझ लो, जैसा समझ लो चाहे वैसे समझ लो, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट का सिग्निफिकेंस ये है। पहले हम बिल्कुल सरकारी बात कर रहे हैं, सरकारी बिल्कुल सीधी बात क्या है, अगर किसी मॉलिक्यूल में, क्यों होता है ऐसा ये अभी हम समझ लेंगे, अगर किसी मॉलिक्यूल में CH3CO ग्रुप या फिर CH3CHOH ग्रुप होता है, CH3CHOH ग्रुप अगर होता है, तो ऐसा सिस्टम I2 प्लस NaOH के साथ रिएक्ट करके या फिर NaOI के साथ रिएक्ट करके, दोनों बातें सेम है क्योंकि I2 और NaOH आपस में मिलकर NaOI ही बना देते हैं। ठीक, तो यानी अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें CH3CO ग्रुप हो या फिर कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें CH3CHOH ग्रुप हो, तो स्पेसिफिकली इस तरह के, बिल्कुल पहले एनसीईआरटी वाली बात बोल रहे हैं, इस तरह के कंपाउंड जिनमें इस तरह के ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, वो लोग आयोडीन NaOH के साथ या I2 एल्कली के साथ रिएक्ट करके येलो प्रेसिपिटेट बनाते हैं, जिसको आइडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट कहा जाता है। दिस इज येलो।
ये हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट है। यानी आइडोफॉर्म टेस्ट क्या कहता है? आइडोफॉर्म टेस्ट ये कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर CH3CO ग्रुप या CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो I2NaOH के साथ रिएक्ट करके CHI3 का पीला प्रेसिपिटेट बनाएगा, एंड दिस CHI3 इज हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म। यहां तक ठीक है? कैसे Yes, बनाएगा, sir. क्या Yes, करेगा, sir. वो तो हम समझते हैं, लेकिन पहले हमने एनसीईआरटी वाली बात याद ही कर ली कि इफ यू हैव CH3CO ग्रुप और CH3CHOH ग्रुप देन ऑन रिएक्शन विद I2NaOH यू गेट CHI3 का पीला प्रेसिपिटेट। बात खत्म। ठीक, हमने कहा भाई चलिए बात आपकी समझ में आती है, लेकिन अब जब तक थोड़ा सा मैकेनिज्म का आइडिया लग जाएगा तो हो सकता है कुछ और उल्टे सीधे कुछ बातें हो तो हम उसका जवाब दे पाएंगे। तो हमने थोड़ा सा और मैकेनिज्म का आइडिया लगाने की कोशिश की। बहुत आसान सी मैकेनिज्म है, लेकिन ये कहने को लंबी मैकेनिज्म है। ठीक, अच्छा हम यहीं पर मैकेनिज्म लिखने की कोशिश करते हैं। अब आप ये बताइए, मान लीजिए मैं कोई ऐसा मॉलिक्यूल लेके आता हूं जिसमें CH3CO ग्रुप है, जैसे ऐसे समझ लेते हैं, मान लीजिए ब्यूटेनोन ले लेते हैं। ये ब्यूटेनोन है या 2-ब्यूटेनोन है? दिस इज 2-ब्यूटेनोन और ब्यूटेनोन? 2-ब्यूटेनोन। गजब लल्लू आदमी हो, ब्यूटेनोन तो 2 ही होता है। अगर 1 होता तो ब्यूटेनल नहीं बन जाता। गजब आदमी, समझ लो बात को। अरे ब्यूटेनोन तो 2 ही होगा, 2-ब्यूटेनोन क्या होता है? समझ लो ना, अगर फर्स्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा दोगे तो क्या वो ब्यूटेनोन होगा? वो ब्यूटेनल बन जाएगा ना, एल्डिहाइड बन जाएगा। इसलिए ब्यूटेनोन सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल होता है, ये दिस इज ब्यूटेनोन। ठीक, आप इसे 2 बोलना चाहे बोले, अदरवाइज ना भी बोले तो भी ब्यूटेनोन। ठीक, बराबर। तो ये ब्यूटेनोन के आगे अगर मान लीजिए मैंने I2OH माइनस के साथ रिएक्शन कराई तो जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा? पहले स्टेप में OH माइनस सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा जो अल्फा कार्बन पर लगी हुई है। यानी सबसे पहले OH माइनस एसिडिक हाइड्रोजन हटाकर ये CH2COCH2CH3 बना देगा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में आयोडीन इस CH2 माइनस के साथ जुड़ जाएगी। यानी नेक्स्ट स्टेप में ये बना CH2I CO CH2CH3। अच्छा, इस आयोडीन के लगने से हमें तो ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर एक H हटेगी। जब एक फिर से एक H हटेगा तो ये आ जाएगा CH माइनस CO CH2CH3। अब फिर ये माइनस आयोडीन को जोड़ लेगा, फिर आयोडीन इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। जब आयोडीन जुड़ेगा तो ये बन जाएगा CHI2 और C डबल बॉन्ड O CH2CH3। अब ऐसा लगता है कि 2 आयोडीन आ गई तो एसिडिक नेचर और ज्यादा बढ़ गया इस हाइड्रोजन का, तो वो भी निकल जाएगी। जब वो निकल जाएगी तो ये आएगा Ci2 नेगेटिव CO CH2CH3। अब इस माइनस पर फिर से जाके आयोडीन जुड़ जाएगी। देखो कहने पे ये लंबी मैकेनिज्म लग रही है, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। ये आ जाएगा Ci3 C डबल बॉन्ड O CH2CH3। अब क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन बची? क्या अब यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं। तो अब क्या करेगा? वो कहेगा देखिए ऐसा है, एक H हटाया I लगाया, फिर एक H हटाया फिर I लगाया, फिर एक H हटाया फिर I लगाया। अब क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बची तो OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक कर देगा और ये लीविंग ग्रुप यहां से लीव कर जाएगा। यानी अब जो नेक्स्ट स्टेप निकल के आएगा वो आएगा Ci3 माइनस यहां से बाहर आ जाएगा और साथ में ये C डबल बॉन्ड OH CH2CH3 बच जाएगा। ये दोनों लोग आपस में बातचीत करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहां से H इसके पास चला जाएगा तो यहां वाला जो एनायन बचेगा वो EQ एनर्जी रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। यानी ये दोनों लोग, क्यों निकल रहा है ये Ci3 यहां से बताइए? क्योंकि Ci3 इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि Ci3 में जो नेगेटिव चार्ज है वो आयोडीन के वेकेंट ऑर्बिटल में डीलोकलाइज्ड है। दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नेगेटिव चार्ज, स्टेबल लीविंग ग्रुप। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये OH H हटाएगा I लगाएगा, H हटाएगा I लगाएगा, फिर H हटाएगा फिर I लगाएगा, और जब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बचेगी तो इसको धक्का मार के यहां से लीव करवा देगा, क्योंकि ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप। ये Ci3 माइनस जैसे ही निकलेगा ये दोनों लोग आपस में बातचीत कर लेंगे और बातचीत करते ही H के जुड़ते ही क्या बन जाएगा? आइडोफॉर्म। यानी यहां पर जैसे ही H इसके पास जाएगा ये CHI3 के फॉर्म में अलग हो जाएगा जिसको आइडोफॉर्म कहा जाता है, और ये बचा हुआ आदमी किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na प्लस सॉल्ट। यानी यहां से जब H निकल के वहां जुड़ जाएगा तो ये हमारा सॉल्ट के फॉर्म में अलग हो जाएगा। देखो ये तो इसकी मैकेनिज्म, इसका कुछ पर्पस होगा हम बताएंगे, लेकिन काम की बात क्या थी? काम की बात ये थी कि अगर आपने इस आदमी का आइडोफॉर्म कराना है तो आप बस एक बात याद कर लीजिए, इसको अगर इसको आइडोफॉर्म कराना है तो ये जो CH3 ग्रुप है इसको तो आइडोफॉर्म बना लीजिए, CHI3 बना दीजिए, और जो बचा हुआ हिस्सा है यहां पर लगा दीजिए सॉल्ट ONA। बस ये जुगाड़ है। यानी CH3 वाला जो हिस्सा है उसको तो CHI3 के फॉर्म में अलग कर दीजिए और जो अंदर का हिस्सा है उसमें ONA और जोड़ दीजिए, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। बात खत्म।
यानी जिस मॉलिक्यूल के अंदर CH3CO ग्रुप है वो आइडोफॉर्म टेस्ट क्यों दे रहा है, वो येलो प्रेसिपिटेट CHI3 का क्यों बना रहा है, क्योंकि H हटेगा I आएगा, फिर एक H हटेगा फिर I आएगा, फिर एक H हटेगा फिर एक I आएगा, और जब H नहीं बचेगा तो धक्का मार के CI3 को लीव करवा दिया जाएगा और फिर आपस में बातचीत करके प्रोटॉन ट्रांसफर करके आइडोफॉर्म तैयार कर लिया जाएगा। बताओ मैकेनिज्म समझ में आई? यस सर। सर इस मैकेनिज्म में एक चीज समझ नहीं आई। हाँ सर कि जब हमारा IgH2 बना या फिर हाँ हमारा I2CH बना सर, हाँ। तो उसके बाद जो हमारा OH माइनस है तो तब उसने कार्बन पे क्यों नहीं अटैक करा? क्योंकि अभी एसिडिक हाइड्रोजन है हमारे पास। अब तो एसिडिक हाइड्रोजन और भी ज्यादा एसिडिक हो गई ना, आयोडीन के लगने से हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर तो और बढ़ गया होगा। तो यानी पहली बार H हटाया I लगा दिया तो अब एसिडिक हाइड्रोजन और तगड़ी हो गई, फिर H हटाया फिर I लगा दिया और तगड़ी हो गई, फिर H हटाया I लगाया। लेकिन अब बताओ इसके पास अब है इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन? अब नहीं सर। नहीं, तो आप क्या करेगा? OH कह रहा है चलो कोई बात नहीं, अगर H नहीं बचा तो कोई बात नहीं, धक्का मार के तुम्हें निकाल देते हैं। नाउ दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये OH माइनस पीछे से धक्का मार के सामने से लीविंग ग्रुप को लीव करवा देगा, और लीव करवाते ही CI3 माइनस बनेगा जो इस H को एक्सट्रैक्ट करके आइडोफॉर्म के फॉर्म में अलग हो जाएगा। ठीक है सर। सर फर्स्ट स्टेप होने का क्या रीजन देंगे हम? अब एसिड बेस रिएक्शन OH माइनस एक रिवर्सिबल स्टेप है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक रिवर्सिबल स्टेप है। रीजन है C का माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये एक रिवर्सिबल स्टेप मानी जा सकती है, बट क्योंकि रिएक्शन प्रोसीड करना स्टार्ट कर देगी तो यही रिवर्सिबल स्टेप अपना एक की तरफ भागना शुरू कर देगा बस। बताओ यहां तक समझ में आ गया सबके? यस सर। अच्छा, अब एक डाउट आता है। डाउट क्या आता है? डाउट ये आता है कि भाई आपने आइडोफॉर्म टेस्ट क्यों दिया, ये तो समझ में आता है, बिकॉज आपके पास ये वाली एक हाइड्रोजन है, H हटाया I लगाया, H हटाया I लगाया, H हटाया I लगाया, जब 3 I आ गए तो CI3 माइनस बना और CI3 माइनस ने H को पकड़कर CHI3 बना दिया, आइडोफॉर्म तैयार। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे दे रहे हैं। आप तो दे रहे हैं, चलिए ठीक है, आप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपके पास तो एसिडिक हाइड्रोजन ये वाली है, OH वाली, और तुम्हें पता है जब तक एसिडिक हाइड्रोजन ये CH3 वाली नहीं हटेगी तब तक आइडोफॉर्म नहीं बनेगा, क्योंकि 3 H हटाने पड़ेंगे तब 3 I आएंगे। बताओ समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। यानी आपको H हटा के I लगाना, H हटा के I लगाना, H हटा के I लगाना करना ही पड़ेगा सर। लेकिन हमें तो फिर अल्कोहल दे रखा है और इस अल्कोहल में एसिडिक हाइड्रोजन तो ऊपर होती है, ये तो सर गड़बड़ हो जाएगा। यहां कैसे आइडोफॉर्म बनेगा? जबकि NCERT में लिखा गया है कि हम भी आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं और हमारे जैसे आदमी भी आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ऐसा क्या रीजन है कि हम भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं? बहुत आसान, तुमने रिएक्शन किया I2OH माइनस के साथ जो कि मिलकर OI माइनस बनाता है, एंड OI माइनस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये OI माइनस इसको ऑक्सीडाइज करके इसमें कन्वर्ट कर देता है। बताओ समझे बात? यानी अगर तुम CH3CHOH हो तो ऑक्सीडेशन के बाद तुम सबसे पहले CH3CO बन जाओगे, और जैसे ही CH3CO बनोगे, जैसे ऊपर वाला खेल रहा था वैसे तुम भी खेलना स्टार्ट कर दोगे। यानी हर वो मॉलिक्यूल जिसमें नहीं, ये नहीं कहना ठीक नहीं है, लेकिन वो मॉलिक्यूल, पहले NCERT की लैंग्वेज, वो मॉलिक्यूल जिसमें CH3CO ग्रुप या CH3CHOH का एग्जिस्टेंस है वो I2OH माइनस के साथ रिएक्ट करके येलो प्रेसिपिटेट आइडोफॉर्म का बनाते हैं। यानी येलो प्रेसिपिटेशन का बनना उस मॉलिक्यूल में CH3CO या CH3CHOH ग्रुप को दर्शाता है। सर आपने अभी इसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला, तो फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ? नहीं, इतना नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मतलब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकता है। भाई तुम खुद बताओ ना, जैसे इस आदमी को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या ये जरूरी है कि ये एल्डिहाइड ही हो? ये कीटोन भी तो बन सकता है ना। यहां तो मैंने कुछ लिखा नहीं ना अभी, जैसे यहां C होता तो अब क्या बनेगा? ये एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन ऑक्सीडेशन के बाद? हाँ कीटोन बनेगा। तो कीटोन तो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। यस सर। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। सर लेकिन H होता तो? क्या बेटा? सर अगर H होता एल्डिहाइड, OI माइनस के साथ आप इसको एल्डिहाइड ही बनाएंगे। मतलब ये ऐसा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो प्राइमरी अल्कोहल्स को, सेकेंडरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड या कीटोन्स में कन्वर्ट कर दे। और अगर ये कीटोन्स एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो फिर ये आसानी से CH3CO ग्रुप बना के अपना मस्त आइडोफॉर्म टेस्ट दे दे। इनफैक्ट ये तक कहा जाता है कि सिर्फ अकेला एक ही प्राइमरी अल्कोहल है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, सिर्फ अकेला प्राइमरी अल्कोहल, और वो है इथेनॉल। इथेनॉल के अलावा कोई और प्राइमरी अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। इथेनॉल का मतलब CH3CH2OH, सिर्फ अकेला प्राइमरी अल्कोहल जो आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है वो है इथेनॉल।
बाकी प्राइमरी अल्कोहल तो बहुत सारे होंगे, CH3 CH2 CH2OH CH3 CH2 CH3 CH2 तो दुनिया भर के, लेकिन वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। सिर्फ एक ही प्राइमरी अल्कोहल है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, प्राइमरी अल्कोहल की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी अल्कोहल तो बहुत सारे दे देंगे, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल अकेला एक आदमी जो आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, दैट इज इथाइल अल्कोहल। क्लियर? क्योंकि वही ऑक्सीडेशन के बाद CH3CO में कन्वर्ट हो। यस सर। बाकी प्राइमरी अल्कोहल बहुत सारे होते हैं, ऑक्सीडेशन उनका भी होगा, लेकिन वो CH3CO नहीं बनेंगे। जैसे मान लो प्रोपेनल है, प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल का ऑक्सीडेशन होगा तो प्रोपेनल बनेगा, बट प्रोपेनल इज नॉट CH3CO। इसका मतलब प्रोपेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, कोई और ऑल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा अगर वो प्राइमरी है, एक्सेप्ट मिथेनॉल। मेरा ये स्टेटमेंट नहीं है कि कोई और अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, मेरा सिर्फ एक स्टेटमेंट है, प्राइमरी अल्कोहल्स में सिर्फ एक अल्कोहल है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, दैट इज इथाइल अल्कोहल। ये है मेरा स्टेटमेंट। समझ में आ गई बात? मैकेनिज्म भी समझ में आ गई? H हटाओ I लगाओ, H हटाओ I लगाओ, H हटाओ I लगाओ, और जब H ना हो तो धक्का देके CI3 को बाहर निकाल दो, और वो CI3 H को पकड़कर आइडोफॉर्म बना देगा। इतनी सी मैकेनिज्म। अच्छा, अब ठीक है, चलिए मान लीजिए अब थोड़ा सा इसमें एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए, अब ये भी हर बार कहना ठीक लग नहीं रहा है कि तुम्हारे अंदर CH3CO ग्रुप होगा तो तुम आइडोफॉर्म टेस्ट दो, है ना? तो हम इस बारे में थोड़ा सा आगे नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं कि एनसीईआरटी में तो यही बोला गया था कि CH3CO ग्रुप या CH3CHOH का होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें हम एक लाइन जोड़ देते हैं। क्या अब ऐसा क्या हो सकता है कि हमारे अंदर CH3CO ग्रुप नहीं है लेकिन हम आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं? मैंने कहा भाई देखिए, हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें इतना समझ में आ रहा है कि H निकल के I लगेगा, I लगेगा तो आइडोफॉर्म बनेगा, अगर बनेगा तो आइडोफॉर्म टेस्ट बना, वरना नहीं बना। हमें इतना समझ में आ रहा है। तो अब देखो, तुम थोड़ा सा अपने आप अकल लगाना, तुम्हें अपने आप इस बात को समझ में आएगी ये वाली बात। तुम ये बताओ, ये जो आदमी मैं लिख रहा हूं, क्या ये आदमी आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है? CH2I CO CH2 CH3, तुम अपने आप बताओ, एक सेकंड तुम ही बताओ। बिल्कुल दे रहा है सर। हाँ, कोई आदमी रट के चला गया कि भाई मुझे तो CH3CO बताया गया था। अब तुम बताओ, क्या यहाँ CH3CO दिख रहा है? नहीं सर। लेकिन ये आदमी आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है क्योंकि तुम्हें मैकेनिज्म का आइडिया है। ये वो सेकंड आदमी है जो H के निकलने के बाद बना। यस सर। तो यहीं से रिएक्शन आगे चली जाएगी। भाई बचे हुए दो और निकाल दो, आइडोफॉर्म बना दो। बात समझ रहे हो कि नहीं सब लोग? यस सर। ये वो आदमी है जिसमें CH3CO ग्रुप न भी हुआ तो भी ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, इसलिए कुछ रटना नहीं है, हमें मैकेनिज्म का आइडिया है। अच्छा, इसी तरह से अगर दो लगे होते तो देते तब भी मस्त आइडोफॉर्म टेस्ट बनेगा। इसके अंदर भी CH3CO ग्रुप नहीं है लेकिन ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अच्छा, मान लो तीनों ही लगे होते, CI3C डबल बॉन्ड और CH2 CH3, अरे ये तो उछल के दे देगा, ये तो अगले स्टेप में आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। सर सीधे सीधे धक्का मारिए, CI3 को बाहर निकालिए, CI3 एक बड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप है, CI3 के बाहर निकलते ही वो H को पकड़कर आइडोफॉर्म तैयार कर देगा। क्लियर? यानी ये वो तीन आदमी हो गए जिनमें CH3CO ग्रुप नहीं है लेकिन वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि ये वो तीन लोग हैं जो हमारी उस आइडोफॉर्म की मैकेनिज्म के बीच में बनते हैं। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सही है। यस सर। इसका मतलब सिर्फ ये कहना तो गलत है कि भाई आपके अंदर CH3CO होगा तो ही हम बात आगे बढ़ाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, हमें मैकेनिज्म का आइडिया, जुगाड़ हम भी लगा लेंगे। चलिए और एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। क्या ये आदमी आइडोफॉर्म टेस्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है? CH3Br मान लो लगा दिया जाए, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है? तो हमने कहा देखिए एक सेकेंड, आपने मुझे कौन से ग्रुप्स की बात बताई है? एक CH3CO की बात बताई है, नहीं है ये CH3CO, और एक आपने CH3CHOH की बात बताई है, नहीं है ये CH3CHOH। सो दिस डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट लॉजिकली। ये समझ में आ रहा है कि ये हमारे उन दो लोगों को बिलोंग नहीं कर रहा है? यस सर। लेकिन ये आइडोफॉर्म दे रहा है क्योंकि सर माहौल बेसिक है ना। आप समझिए बात को, बेसिक माहौल में साहब सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे अल्कोहल में। बात समझिए, खेल खत्म हो गया। यानी ये आदमी भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। क्यों? क्योंकि इस माहौल में ये है ही नहीं, ये आदमी तो इस माहौल में ऐसा होगा। और हमने अभी बात की थी, सिंस दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग CH3CHOH ग्रुप, सो इट विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। क्लियर? यस। अच्छा, क्या ये आदमी आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है? CH3CBr या बिल्कुल वैसे ही लग रहा है सर। इस बार भी देखिए कोई CH3CO ग्रुप या OH ग्रुप नहीं है, तो ये कैसे देगा आइडोफॉर्म? देगा। दोनों BR-OH से रिप्लेस हो जाएंगे, दो OH आ जाएंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा, एसीटोन तैयार। बताओ समझे? यस सर। यानी ये बन गया CH। और क्या ये आइडोफॉर्म देगा? बिल्कुल देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट बिल्कुल देगा। मैं ये बताना चाह रहा था कि सिर्फ ये नहीं देखना है कि ठीक है, क्योंकि एक अच्छे लेवल की बात भी कर रहे हैं, तो सिर्फ ये नहीं देखना है कि CH3CO ही है। हाँ ठीक है, हमने एक लेवल याद कर रखा है कि कंपाउंड सर्विंग CH3CO ग्रुप और CH3CHOH ग्रुप दे गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनके अंदर वही होंगे तो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। हमने एक आध एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं जिसमें वो ग्रुप नहीं भी हुए लेकिन हमें आइडोफॉर्म टेस्ट मिल गया। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्या ये आदमी आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है? क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है?
तो मैंने कहा देखिए ऐसा साफ दिखाई दे रहा है, इस आदमी के पास CH3CO ग्रुप है, और अगर इसके पास CH3CO ग्रुप होगा तो इस आदमी को आइडोफॉर्म टेस्ट देना चाहिए। बताओ समझे बात को? यानी अगर आपके अंदर CH3CO ग्रुप है तो आप आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, ये तो क्लियर है ना। अभी आपने जो एग्जांपल लिए वो क्या थे, CH3CO नहीं था तो आपने आइडोफॉर्म दिया। अब हम ये कह रहे हैं CH3CO तो है ना, अब तो दो गई, तो वो कहेगा नहीं, ये भी जरूरी नहीं है कि तुम्हारे अंदर CH3CO हो तो तुम आइडोफॉर्म दो। क्यों? क्योंकि मैकेनिज्म पढ़ी है तुमने। क्या होता है पहला स्टेप? H निकालो, H निकालो, I लगाओ, H निकाल। अरे जब H ही नहीं निकालोगे तो I कैसे लगेगा? तुम्हें क्या लगता है ये वाला H निकलेगा? सवाल ही उठता। तो वो H निकलेगा, वो एसिडिक है। समझ लो बात को? यस सर। जब जिस आदमी का नाम ही एसिड है वो अपना अल्फा हाइड्रोजन थोड़ा ये वाला हाइड्रोजन थोड़ा निकालेगा, वो कहेगा भाई हमारा नाम ही एसिड है। जैसे तुम OH माइनस के सामने रखोगे, कोई H निकालो, I लगाओ, ये सब बकवास मत करो, चुपचाप सॉल्ट बनाओ, भाग जाओ यहां से। यानी ये चुपचाप सॉल्ट बना देगा, कोई आइडोफॉर्म नहीं बनेगा, रिएक्शन कंप्लीट। क्लियर? यस सर। यानी मैं ये बताना चाह रहा था कि मेरे पास CH3CO ग्रुप नहीं था तो मैंने आइडोफॉर्म टेस्ट दे दिया, है तो नहीं दिया। यानी हम और एक आधा एग्जांपल लेते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जिस बच्चे को मैकेनिज्म का थोड़ा सा आइडिया है वो इस तरह के सवालों का जवाब दे पाएगा, अदरवाइज मुसीबत हो जाएगी। तो इसलिए सिर्फ ये याद करना जो एनसीईआरटी कहती है कि हमारे पास CH3CO ग्रुप और CH3CHOH का होना जरूरी है, ये समझदारी नहीं है। हमें ये भी याद करके जाना चाहिए कि एक्चुअली आइडोफॉर्म का पर्पस क्या था, आइडोफॉर्म का मैकेनिज्म क्या था। H जब तक हटकर 3 आयोडीन से रिप्लेस नहीं होगा आइडोफॉर्म नहीं बनेगा, और H हटेगा, I लगेगा तो ही आइडोफॉर्म की बात करिए, वरना ये काम नहीं हो पाएगा। इसी तरह से अगर वो कहता है क्या ये आदमी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, CH3C डबल बॉन्ड OCl, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है? क्या इसके नहीं? क्यों? क्योंकि इसके अंदर CH3CO तो है, लेकिन सर दिक्कत ये है कि ये आदमी बड़ी तेजी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, ये फौरन Cl को धक्का मार देगा और ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अभी हमारी बात हो चुकी है, एसिड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते। क्लियर? यस सर सर। ऊपर वाले में एक डाउट था। हाँ, कितने ऊपर? सर जो थर्ड वाला था, हाँ। थर्ड वाला है। हाँ। सर हमने अगर इसमें OH माइनस को फिर से डाल दिया तो फिर तो वो CH3 से H नहीं निकालेगा? नहीं, अब तो ये सॉल्ट बन गया ना बेटा, अब सॉल्ट का काम खत्म हो गया। मतलब अब कुछ नहीं होगा, ये अपना अलग हो गया, खेल खत्म। मतलब इसकी एसिडिक हाइड्रोजन ऐसा थोड़ा है तो कि किसी मॉलिक्यूल में सारी हाइड्रोजन फिर तो एसिडिक ही होती है। सबसे अच्छी हम होते हैं, हम नहीं होते दूसरे वाली होती है, दूसरे वाली नहीं तो तीसरे वाली होती है। ऐसा नहीं है ना, मतलब हमारे पास जो एसिडिक हाइड्रोजन थी वो निकल चुकी है, बात खत्म हो गई, रिएक्शन यही कंप्लीट, सॉल्ट फॉर्मेशन तैयार। ठीक है ना? तो ये फर्दर रिएक्ट नहीं करे। तो सेकंड वाले में कीटोन कैसे बना सर? सेकंड में तो सेकंड में ऐसे बना ना भाई, तुम ये कह रहे हो OH माइनस का माहौल है तो OH ने Br को रिप्लेस किया तो यहाँ OH आ गया। यस। नीचे वाले Br को रिप्लेस किया तो यहाँ भी OH आ गया। जब एक ही कार्बन पर 2 OH हो जाते हैं तो क्या निकल जाता है? H2 पानी निकल कर क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड। ओके है ना? तो जैसे कीटोन तैयार हुआ, अपना मस्त खेल लिया उसने रिएक्शन। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ, तुम अलर्ट रहना इस बात को लेकर कि अगर एडवांस लेवल पर एक सवाल आ रहा है तो तुम अलर्ट रहना, ये बदतमीजी मत करना कि अरे CH3CO उछल कर टिक कर दिया। एक बार देख लेना सोच के कि भाई ये CH3CO नहीं दे रहा है, ये CH3CO नहीं दे रहा है। ऐसी और भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, कुछ भी ले लेते हैं, OC2H5, ये आदमी दे रहा है आइडोफॉर्म टेस्ट। अब इसके अंदर भी फिर वही है कि इसके अंदर भी CH3CO ग्रुप है, और अगर इसके अंदर CH3CO ग्रुप है तो इसको आइडोफॉर्म टेस्ट देना चाहिए। ये कौन जवाब दे रहा है? ये वो बच्चा जवाब दे रहा है जो याद करके सिर्फ ये गया है कि मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर CH3CO ग्रुप होते हैं वो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। मानते हो कि नहीं? तो वो बच्चा एक सीधा बच्चा जिसने सिर्फ अपने मतलब की बात याद की है, वो इस सवाल का आंसर हाँ लिख के आएगा या ना? हाँ लिख के आएगा। अच्छा, तुम्हें क्योंकि डिटेल में बातें बताई गई हैं तो तुम इसका आंसर क्या लिख के आ रहे हो? ना। क्यों? क्योंकि तुम क्या कहते हो कि सर OH माइनस सबसे पहले हाइड्रोजन निकालता है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं निकालेगा। ग्रुप C2 है ना? क्या चीज? सर वो लीविंग ग्रुप है। हाँ, वो लीविंग ग्रुप, यानी सबसे पे इथाइल अल्कोहल बन जाएगा वो। शाबाश, ये धक्का मारेगा और ये बनाएगा CH3COH, और साथ में जरा समझना बात को, ऐसे ले लेते हैं, ये बना CH3COH प्लस C2H5O माइनस। दोनों लोगों ने बातचीत की और ये H चला गया उसके पास
और वो बन गया इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल ने दे दिया आइडोफॉर्म। कुछ समझे बात को? यस सर। यानी कि वो बच्चा ज्यादा समझदार है जो सीधी बात पढ़ के गया था, क्योंकि वो तो सिर्फ CH3CO देखकर आंसर लिख के आया था। हाँ, और तुमने क्या बोला कि सर ये तो धक्का मार देगा, सब्स्टिट्यूशन कर देगा, सर ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा जैसे CH3COCl ने नहीं दिया था। ये देगा, क्योंकि मारेगा तो ये धक्का ही, ये रिएक्शन तो SN2TH ही होगी। दिस इज SN2TH मैकेनिज्म, नो डाउट। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेट्राहाइड्रल मैकेनिज्म से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके सबसे पहले एसिड और एल्कोक्साइड ही बनाएगा। लेकिन सर जब आपस में बातचीत हो जाएगी तो ये इथाइल अल्कोहल बन जाएगा और इथाइल अल्कोहल हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे देगा। बात समझ रहे हो? यानी ये एस्टर लेकिन क्या ये कहना ठीक है हर एस्टर ये काम करेगा? ना ना ना, हर एस्टर ये काम नहीं करेगा, ये वाला एस्टर करेगा। यानी कौन सा एस्टर? इथाइल एल्केनोएट वाला एस्टर। दिस इज इथाइल एल्केनोएट। ये इथाइल एल्केनोएट टाइप के जो एस्टर्स होंगे ये आइडोफॉर्म टेस्ट नॉर्मली दे पाएंगे, क्योंकि निकल कर ये हमेशा इथाइल ऑक्साइड देंगे, इथॉक्साइड देंगे, और वो इथॉक्साइड हमेशा इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा और आइडोफॉर्म मिलेगा। मुझे इससे मतलब नहीं। तुम मेरी बात समझ रहे हो? जैसे ये सवाल आया, अब वो कमजोर आदमियों के लिए ये सवाल आया, एक ये सवाल आया और एक कमजोर आदमी का सवाल आया। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OET। अब ये कमजोर आदमी का सवाल आया, वो क्या जवाब लिख के आएगा इसका? ना ना ना, अब तो CH3CO है ही नहीं। लेकिन जो आदमी पढ़ा लिखा है, सब कुछ समझ के गया है, वो क्या बोलेगा? कोई बात नहीं, धक्का मारेंगे, साहब को निकालेंगे, और जब साहब निकल के आएंगे तो अल्कोहल कौन सा बनेगा? इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल हाइड्रोफॉर्म। यानी ये आदमी भी हाइड्रोफॉर्म। यानी हर वो एस्टर जो इथाइल एल्केनोइड टाइप का एस्टर होगा वो हमारा हाइड्रोफॉर्म टेस्ट OH- की प्रेजेंस में दे सकता है। बताओ, समझे बात? यस सर। यस सर। लेकिन इसमें देखो, ये ऊपर वाले सवाल का जो आंसर है, फिर वो बच्चा ज्यादा अच्छा निकला कि जिसको सीधी बात याद थी, CH3CO, वो तो हाँ लिख के आ जाएगा, और तुम इस धक्केबाजी के चक्कर में ना लिख के चले आओगे कि नहीं 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 ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये तो नहीं देगा। लेकिन अब करना है तो फिर पूरी बात करनी है। ठीक, ऐसी और एग्जांपल ले लेते हैं। हटा दे इसको सर। हाँ सर, इसमें ये H इधर उधर कैसे वे बातचीत करके? बातचीत कैसे करते हैं? बातचीत ऐसे करते हैं कि ये O- जो है तरसी निगाहों से इसको देख रहा है, तरसी निगाहों से। क्यों? क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये O- इससे ये कह रहा है यार अपना H मुझे दे दो यार। तो फौरन ये OH क्या बोलेगा? ऐसे कैसे? अगर हमने अपना H दे दिया तो हमारे O पर माइनस आ जाएगा, अभी तुम्हारे ऊपर माइनस है, फिर हमारे ऊपर माइनस आ जाएगा, हम तो नहीं देते। तो ये पलट के क्या कहेगा? अरे यार तुम्हारा जो माइनस है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज, समझो बात को, तुम्हारा माइनस डबल बॉन्ड के साथ खेल लेगा, हमारा नहीं खेल पाएगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में बातचीत करेंगे, एसिड बेस रिएक्शन से H उधर ट्रांसफर हो जाएगा और ये हमारा एक रेजोनेंस स्टेबलाइज एनायन बनेगा। बताओ, समझे? यस सर। इसे बातचीत कहते हैं। बातचीत का मतलब बातचीत करके प्रोटॉन ले लेना। दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज। अच्छा ठीक है, और एग्जांपल डालते हैं। हटा दें इसको। यस सर। अच्छा ऐसे ही ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। मान लीजिए ये ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O, CH3। वो कह रहा है अब आपका क्या विचार है इसमें आइडोफॉर्म के बारे में? अब एक सेकंड, दो तरह के बच्चे, ठीक। एक आदमी जो NCERT रट के गया है, क्या कह रहा है? देगा Yes, sir. CH3C। इसमें क्या सोचना है? CH3CO ग्रुप है, बिल्कुल आइडोफॉर्म टेस्ट। और तुम क्या कह रहे हो? सर यहाँ पे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, वहां से H निकलेगा। लेकिन H कितने निकले हैं? 2 सिर्फ। तो और आइडोफॉर्म के लिए कितने H निकालने? 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए कि ये सर अगर H वहां से निकलेगा तब तो सर आइडोफॉर्म की उम्मीद बनती है। लेकिन क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप एग्जिस्ट करता है और ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की वजह से द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इज दिस इज द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। और अगर ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है तो सर यहीं से H निकलेगा, और जब तक H यहां से निकलकर 3 आयोडीन न लगे तब तक आइडोफॉर्म नहीं बनता। तो अगर H 20 से निकल रहा है तो क्या आइडोफॉर्म बन सकता है? यहां से अगर H निकालो, कितने H निकलेंगे? 2। तो 2 से क्या आइडोफॉर्म बन जाएगा? बन जाएगा। आप यहां से H निकालिए, यहां से भी आइडोफॉर्म बन जाएगा। फिर वो लड़का हमसे चालाक निकला जो सिर्फ NCERT पढ़ के गया था, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता। उसने कहा CH3CO, हाँ तुमने कहा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप ना, जबकि एक्चुअली आंसर इज हाँ। कैसे? एक बार H निकाल लेते हैं, जरा एक बार H निकाल के देख लेते हैं। अगर आप H यहां से निकालेंगे तो क्या होगा, जरा अपने आप समझना। यहां तक तो पहुंच जाओगे कि नहीं? ये देख लो, सब लोग समझ पा रहे हैं? किसी को ना समझ में आए तो पूछ लेना भाई। यस सर। यहां तक तो पहुंच जाएंगे। H निकालो, I लगाओ, H निकालो, I लगाओ, बहुत बढ़िया, यहां तक पहुंच गए। अब क्या अब एसिडिक हाइड्रोजन बची? नहीं। तो अब धक्का मार देंगे, खत्म होगी बात, धक्का मार देते हैं।
अब इसने धक्का मार दिया, कहीं पे भी मार दो सिमेट्री है। जैसे ही धक्का मारेंगे तो क्या आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Ci2 माइनस, और उधर धक्का मारने के बाद CH3 C डबल बॉन्ड O OH। बातचीत दिखती है, बातचीत हो गई, और जैसे ही बातचीत हुई ये बना CHI2 प्लस CH3 COO माइनस। क्या ये आदमी आइडोफॉर्म देगा? देगा। उछल कर देगा, क्योंकि अब एक H बचा है, 2 I लगे हुए हैं, तुमने अभी देखा था। आखिरी H हटाओ, I लगाओ, CI3 बनेगा। CI3 को लात मार के निकाल कर आइडोफॉर्म तैयार करें। कुछ समझे बात को? यस सर। यानी इस सवाल का भी आंसर वो आदमी ज्यादा समझदार है जो कम पढ़ा लिखा है, क्योंकि वो हाँ लिख के आएगा, और हम एक्टिव के चक्कर में। सर लेफ्ट वाला भी तो सर रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और लेफ्ट वाला ये वाला? यस सर। हाँ तो सर कैसे पता करेंगे कौन मतलब H प्लस लूज होगा कि नहीं होगा? अच्छा, क्या लेफ्ट वाले का नाम एसिड है? नहीं है सर। इसका नाम? सर अच्छा समझ में आएगा। बिल्कुल सरकारी लैंग्वेज में समझा रहे तुम्हें, बात समझ रहे हो? नहीं तो टेक्निकल स्टेटमेंट क्या है? टेक्निकल स्टेटमेंट ये है कि अगर आप यहां से H निकालेंगे तो जो निगेटिव चार्ज आएगा वो EQ एनर्जी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। EQ एनर्जी, एक जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये जो माइनस है ये एक जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, और एक जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी बनते हैं एनायन बहुत स्टेबल माना जाता है। इसलिए दिस हाइड्रोजन इज मच मोर स्ट्रॉन्ग, मच मोर एसिडिक एज कंपेयर टू यहां। यानी ये H फौरन इसको ट्रांसफर करके ये एल्कोक्साइड, ये एसिड वाले एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपको आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। यस सर। हाँ है सर वो एनसीईआरटी वाले बच्चे ने लाइन क्या याद कर रखी है? एनसीईआरटी ने सिर्फ एक लाइन याद की है, CH3CO होना जरूरी है, या CH3COH होना जरूरी है, बस। तो वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, वो कहता CH3CO 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 CH3CO। हाँ समझ लो बात को? यस सर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हर सवाल सही करके आएगा। वो हमने इससे पहले किए थे जिसमें CH3CO नहीं था लेकिन आइडोफॉर्म हाँ था। नहीं समझे बात? यस सर। मैं सिर्फ तुम्हें ऐसी मजाक कर रहा हूं कि भाई वो तो लल्लू है, वो फिर भी सही करके आ रहा है, और हम ये जानते हैं कि इस कंपाउंड की सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की वजह से बीच वाली है, फिर भी हम गलत करके आ रहे हैं। हम अगर बात कर रहे हैं तो फिर पूरी बात करते हैं, बीच वाली ही निकलेगी, बिल्कुल सही है, बीच वाली हटाओ, हटाने के बाद लेकिन रिएक्शन को प्रोसीड करो तो तुम्हें आइडोफॉर्म बनता हुआ नजर आएगा। यानी ये मॉलिक्यूल भी आइडोफॉर्म टेस्ट देख। सर हाँ सर, अगर इसमें सिमिलैरिटी नहीं होती, जैसे कि अभी आपने बोला दोनों तरफ सिमिलैरिटी है तो किसी पे भी लगा दो, अगर नहीं होती तो फिर सर इसको कैसे करते? एक एग्जांपल उसका भी दिखा दीजिए। नहीं समझे हम क्या मतलब अगर इस कंपाउंड में सिमिलैरिटी नहीं होती तो फिर इसको कैसे करते? नहीं, कैसे भी करते, आइडोफॉर्म बनता है कि नहीं हम ये पूछ रहे थे। मतलब मान लो अगर सिमिलैरिटी नहीं है, जैसे ऐसे ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, ऐसे, ये तो ठीक है। यस सर। यही ऐसे ही कुछ पूछ रहे थे ना तुम? यस सर। हाँ, तो अब ऐसे में क्या दिक्कत है? दिक्कत ये सर आइडोफॉर्म तो हमें नहीं पता, लेकिन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप तो यहाँ है। यस सर। अगर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है तो ये तो सर इसमें यहां तक तो आप पहुंच ही जाएंगे, यहां तक तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। CI2 C डबल बॉन्ड O, यहां तक आप पहुंच जाएंगे। अब यहां तक पहुंचने के बाद सर हमें झंझट नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि हमें एक चीज पता है कि अब जब OH माइनस आप डालेंगे तो ये OH माइनस चाहे यहां अटैक करे इसको निकालने के लिए, चाहे ये OH माइनस यहां अटैक करे इसको निकालने के लिए, दोनों सूरतों में ये बाहर आएगा माइनस के फॉर्म में। बताओ समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। और यही आइडोफॉर्म बना के देगा, तो इसका मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट तो तुम्हें हर सूरत में मिलने वाला। समझ पाए? हाँ, लेकिन अगर तुम ये जानना चाहते हो कि नहीं सर फिर भी ये हरे वाले और सफेद वाले में से सही स्टेटमेंट लगता कौन सा मेजरली, तो साफ समझ में आता है बिकॉज ऑफ दीज 3 कार्बन, इस कार्बन के ऊपर डेल प्लस थोड़ा कमजोर होगा। मानते हो यहां का डेल प्लस? यस सर। इसके इंडक्टिव की वजह से, और इस कार्बन के डेल प्लस थोड़ा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ एक मिथाइल का इंडक्टिव लग रहा है और यहां डेल प्लस छोटा है क्योंकि यहां 3 कार्बन लगे, इसलिए OH माइनस का इस कार्बन पर अप्रोच ज्यादा फीजिबल लगता है। ये तो अप्रोच की बात कर रहा है, अदरवाइज कहीं भी अप्रोच करो, निकालना तुम्हें धक्का मार के CI2 माइनस को है, और अगर एक बार CI2 माइनस निकला तो आइडोफॉर्म तो तुम्हें मिल ही जाएगा CI2 माइनस से। नहीं समझ रहे हो क्या? यस सर, आ गया समझ। सब लोग समझ रहे हैं ना?
यस सर हाँ। सर स्टार्टिंग सर में आपने वैसे तो बताया था हर कि बार जो- एक्टिव मिथाइलिन देगा। ऐसे तो हर बार एक्टिव मिथाइलिन देगा, हाँ बिल्कुल हर बार एक्टिव मिथाइलिन देगा। तो सर एक्टिव मिथाइलिन बनना चाहिए बस, मतलब सर तुमने फिर हाँ, इस टाइप के सवालों में फिर मतलब कोई गड़बड़ी नहीं होगी हाँ जैसे कोई गड़बड़, अगर आप एक्टिव मिथाइलिन वाली बात याद भी कर रहे हैं तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन गड़बड़ फिर उन लोगों के साथ हो सकती है जो सिर्फ CH3CO के चक्कर में पड़े थे, क्योंकि तुम समझो वो CH3CO के चक्कर में पढ़ने वाला आदमी इस सवाल का आंसर फिर गलत लिख के आएगा, समझना। अगर वो CH3CO वाला आदमी है तो फिर वो इस सवाल का आंसर गलत लिखा है। यहां कुछ भी लिख देते हैं ऐसे। अब तुम बताओ वो आदमी क्या कह रहा है? सर हाँ वो तो ना बोला, वो तो अरे वो तो मना करेगा ना, सर ना बोला है। मना कर हाँ, देगा। वो तो मना कर देगा, वो कहेगा भाई ना मुझे CH3CO दिख रहा है ना कुछ है, तो हमारे लेकिन जो समझदार है वो क्या कहेगा, एक सेकंड रुको, हमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप दिख रहा है, अगर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप दिख रहा है तो कहीं ना कहीं यहां तक तो पहुंच ही जाएंगे, C डबल बॉन्ड O CI2 C डबल बॉन्ड O और ये ET यहां तक तो पहुंच ही जाएंगे। और जब यहां तक पहुंच गए तो अब हमें पता है कि भाई अब तो सब सही है, अब तो धक्का मार के निकालना है। अब जब धक्का मार के निकालोगे तो तुम्हारे पास दोनों पॉसिबिलिटी, कहीं भी निकालो, मान लो तुमने यहां धक्का मारा, यहां धक्का मारोगे तो इसको निकालोगे, और अगर तुमने यहां धक्का मारा तो इसको निकालोगे। दोनों सूरतों में CI2 माइनस तो अलग हो ही रहा है ना, सेपरेट हो रहा है, चाहे वहां से सेपरेट हो रहा है चाहे यहां से सेपरेट हो रहा है, और CI2 माइनस से ही तुम्हें हाइड्रोफॉर्म मिलने वाला है। बताओ समझ रहे हो कि नहीं? यस यानी मैं ये कह रहा हूं कि कुछ भी हो, अगर आपने मान लीजिए ऐसे धक्का मारा यहां पर तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O OH, और उधर से वो CI2 निकल गया तो ये हो गया CI2 माइनस C डबल बॉन्ड O ET। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर वहां धक्का मारा तो दूसरी पॉसिबिलिटी है ET C डबल बॉन्ड O OH और CI2 का इधर माइनस आ गया CI2 माइनस, और ये आ गया C डबल बॉन्ड O, यस, ये दूसरी पॉसिबिलिटी। बताओ समझ रहे हो? दोनों केसेस में बातचीत, दोनों केसेस में बातचीत तो होगी कि नहीं? यस सर होगी। अगर बातचीत होगी तो ये वाला एच वहां चला जाएगा यस और ये सर। हाइड्रोफॉर्म बन जाएगा। भला समझ में आया कि नहीं बात को? यस सर। यानी ये वाला एच वहां चला गया, यहां से हाइड्रोफॉर्म, और नहीं तो नीचे आ जाते हैं। नीचे के केस में बातचीत होगी कि नहीं? होगी। अगर बातचीत होगी तो एच यहां से वहां चला जाएगा तो ये भी तो हाइड्रोफॉर्म बना देगा ना CHI2। यानी कुछ भी हो जाए दोनों केसेस में बातचीत होगी, और जब दोनों केसेस में बातचीत होगी तो बातचीत होने के बाद यहां बनेगा CHI2 C डबल बॉन्ड O ET, और वहां की बातचीत से क्या बनेगा CHI2 C डबल बॉन्ड O, ये बनेगा। ये भी हाइड्रोफॉर्म दे देगा और ये भी हाइड्रोफॉर्म दे देगा। दोनों सूरतों में हाइड्रोफॉर्म तो बनना ही। मेरी बात समझे कि नहीं? यस सर। तो इस चीज का बस थोड़ा सा ध्यान, मतलब मुझे एक्टिव, मतलब ये सवाल फिर ज्यादा अच्छा तब हो जाएगा जब ऐसा कोई ड्रामा हो। तो जो बच्चा सिर्फ, क्योंकि वो वाला सवाल सही नहीं था, उसमें तो बहुत अच्छे बच्चे भी फंस गए कि भाई CH3CO हाँ, और हम एक्टिव के चक्कर में ना बोल रहे हैं। तो हमें इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना है कि सिर्फ देखना ही नहीं है, हमें इस चीज के लेवल, इस लेवल पर भी जाना है कि हो सकता है कि देखने से लग रहा है हाँ क्योंकि इट इज हैविंग CH3CO ग्रुप, लेकिन हाइड्रोफॉर्म नहीं बन रहा, या देखने से तो नहीं लग रहा है लेकिन हाइड्रोफॉर्म फिर भी बन रहा है। तो हमें कुछ केसेस जो तुम्हारे सामने हैं इनको ध्यान रख के जाना। और एक आध केस ले लेते हैं, चलिए ठीक है, और सोच लेते हैं। सर इस क्वेश्चन में हाँ, सही वाली सर, रिएक्शन last कौन सी slide। है? है सर इस क्वेश्चन में सही वाली रिएक्शन कौन सी है? सही वाली रिएक्शन या बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हमें तो लगता है सिमिट्री है, मतलब सिमिलर टाइप की है। फिर भी इन 3 कार्बन का जो इंडक्टिव है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2 कार्बन, तो यहां थोड़ा सा डेल प्लस कम होगा, मानते हो कि नहीं? ठीक है सर। तो OH की अप्रोच यहां थोड़ी सी मुश्किल, लेकिन फिर वही है कि फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, क्योंकि सवाल का उस सेंस में कोई लॉजिक ही नहीं है। सिर्फ एक, क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है कि लास्ट में पीला प्रेसिपिटेट बने? तो लास्ट में पीला प्रेसिपिटेट बनने का एक ही लॉजिक है, CHI3 तभी बनेगा जब हाइड्रोफॉर्म का बन रहा हो, और वो तभी बनेगा जब CI2 माइनस बाहर निकले। ठीक है सर। सर हाँ सर लेफ्ट में तो इक्वी एनर्जी रेजोनेंस है ना? लेफ्ट में सर ये पंखा है ना, ये वाला ना सर ऊपर ये पंखा है ना? हाँ पंखा है, पंखा तो कार्बोकैटायन के लिए बोलते हैं ना, कार्बोकैटायन हर जगह थोड़ी ना पंखा बोल देते हैं, ये तो ऐसी 3 मेंबर रिंग है साइक्लोप्रोपेन, बस यस समझ में आ गया? हाँ भाई इंदिरापुरम में समझ में आ रहा है बच्चों को ये? यस सर। ठीक, शाबाश।
नोएडा सेक्टर 4 में जो एक आधे लोग बैठे हैं, कोई बैठा भी है कि ऐसे ही दिखाई दे रहा है? ये नोएडा सेक्टर 4 में कोई पब्लिक बैठी है कि नहीं? कुछ पता नहीं चलता है। तो बैठे हुए बैठे हुए हो? अच्छा, तो कितने लोग बैठे हो? सर 2 लोग हैं। 2 लोग हैं, 2 ही हैं उस क्लास में? 2 ही बच्चे आते हैं? तो सर आज नहीं आए। आज इतने ही आए? अच्छा अच्छा। और कोई है भाई इधर जो और बच्चे हैं? गुंजन, गुंजन समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। अच्छा, और ये हार्दिक, हार्दिक समझ में आ रहा है? यस सर। शाबाश। अद्वित? यस सर। बहुत बढ़िया। प्रिया? यस सर। ठीक है। प्रशांत? यस सर। ठीक। तो ये अच्छा, एक आध केस और ले लेते हैं जरा सा, इसी के अंदर 1-2 केस और बना के देख लेते हैं, समझते हैं अपने आप ही कुछ। क्या ये आदमी आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है? क्या ये रिएक्शन लग रही है होती हुई? क्या लग रहा है आइडोफॉर्म टेस्ट बन रहा है? नहीं। यस सर। नहीं, एक यस सेकेंड, सर। वो उस आदमी की बात करते हैं जो उछलने लगता है, तो क्या बोलेगा, हाँ या ना? हाँ। हाँ। क्यों हाँ बोलेगा? CH3CO ग्रुप है। हाँ, क्योंकि उसको CH3CO दिखेगा तो खुश हो जाएगा। अच्छा, अब हम पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, हम क्या बोलेंगे? एक्टिव मिथाइलिन। नहीं, अरे हम इतने पढ़े लिखे नहीं है। आप कौन सा एक्टिव मिथाइलिन? इस कंपाउंड की सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन बीच वाली है? तो OH वाली है ना? OH वाली। जो एसिड है वो एसिड, उसमें क्या सोचना, ये वाली है। और अभी क्या बात हुई थी? अरे सर एच लेके अलग हो जाइए, बात खत्म करिए, कहां चक्कर में पड़े हैं? यानी ये सर, ये तो खेल ही खत्म हो गया। यानी हमारे हिसाब से ये आदमी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि इस केस में सर एसिडिक हाइड्रोजन बाहर वाली है, चुपचाप एच निकालिए, बाहर निकलिए, खत्म। बताओ, समझे? यस सर। लेकिन ये आदमी आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा। क्यों दे रहा? क्योंकि सर आपने एक हरकत की है जो हमने गौर नहीं की है, और वो है ये हीटिंग। ये जो आपने हीटिंग की है सर, इसकी वजह से हमें आइडोफॉर्म टेस्ट मिल रहा है। मतलब क्या हुआ हीट करने से आइडोफॉर्म टेस्ट मिल रहा है? क्योंकि कुछ ऐसे खास इंसान हैं, अभी हम बात कर लेंगे, मैकेनिज्म कहोगे तो मैकेनिज्म भी बता देंगे। कुछ ऐसे खास इंसान हैं जो हीट करने से फौरन CO2 लिबरेट कर देते हैं, और उन खास आदमियों में एक सबसे खास आदमी बीटा कीटो एसिड है। दिस इज बीटा कीटो। सपोज दिस इज एसिड, सो दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन, एंड बीटा पर CO ग्रुप इज, दिस इज बीटा कीटो एसिड। और बीटा कीटो एसिड्स की एक खास खूबी है, कहीं गलती से गर्म कर दोगे फौरन CO2 छोड़ देंगे। ये लोग फौरन CO2 लिबरेट कर देते हैं, और फौरन CO2 लिबरेट करते ही, अब जो बच जाए उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये CO2 फौरन लिबरेट हो जाएगी। ये बीटा कीटो एसिड्स की खूबी है। फिर आंसर आएगा क्या आएगा वो बात की बात है, पहले ये याद कर लेते हैं। बीटा कीटो एसिड्स हीट करते ही CO2 लिबरेट कर देते हैं। क्या मैकेनिज्म है, क्या है, अभी हम समझ के दिखाएंगे, तुम्हें बता भी देंगे, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि कम से कम ये याद कर लिया जाए कि बीटा कीटो एसिड्स हीटिंग करते ही CO2 लिबरेट करते हैं। अगर मान लो ये सच्चाई है और आपने याद कर ली है, तो जरा अब ऊपर वाली रिएक्शन पर आते हैं। क्या ये देख पा रहे हो कि जैसे ही आप लगाएंगे ये CO2 उड़ जाएगी, और जैसे ही, मैं अभी मैकेनिज्म भी दिखाऊंगा, जैसे ही उड़ जाएगी तो जो बनेगा वो कीटोन बनेगा, और वो कीटोन होगा एसीटोन। और एसीटोन हम जानते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट देता ही देता है। कुछ समझे बात को? यानी यस सर। ये ठीक है कि अगर आपने गर्म ना किया होता तो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं मिलता, बट फिर भी अब सवाल तो वही है। अब जिस आदमी ने उछलने वाला जो बच्चा है वो क्या देखेगा, कहेगा अरे वाह CH3CO। वो तो ये तक नहीं देखेगा कि CH3COH एसिड ग्रुप है वगैरह, वो तो जय एक ही बात देखता CH3CO, और जैसे CH3CO देखेगा वो हाँ लिख के चला आएगा। अब तुम अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझते हो, तुम क्या बोलोगे, अरे एसिड है, एसिड तो एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, वो वाली, यानी वो आइडोफॉर्म है। लेकिन जो समझदार है उसको फिर सारी बातें याद करके जानी है कि ये वो बीटा कीटो एसिड है जिसकी हीटिंग करने से CO2 लिबरेट होगी, और CO2 के निकलते ही बचा हुआ आदमी जो कीटोन बना वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। यानी ये कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट आफ्टर हीटिंग दे सकता है। बताओ यहां तक समझे? ये वाली बात याद हो गई?
यस सर। अच्छा, अब इसी में थोड़ा तुम चाहते हो तो हम इसकी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं कि बीटा कीटो एसिड्स हीटिंग करने से CO2 लिबरेट कैसे करते हैं। बहुत आसान सी मैकेनिज्म है। जैसे यही जो आदमी हमने बनाया, इसी की शक्ल अगर थोड़ा सा चेंज करके बना ले तो ये थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O। सर आपने एक्टिव मिथाइलिन को अल्फा लिया है। नहीं, एक्टिव मिथाइलिन मत बोलो इसको, दिस इज नॉट एक्टिव मिथाइलिन टू, दिस इज CH2 ग्रुप जिसको मैंने अल्फा बोला। जिस कार्बन पर COH लगा होता है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं। जिस कार्बन पर भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसे अल्फा बोलते हैं। यस सर। है ना, तो ये हमारी अल्फा हो गई, अल्फा के बगल वाली बीटा हो गई। तो बीटा पे CO ग्रुप का मतलब बीटा कीटो, तो ये बीटा कीटो एसिड, समझ गए ना? यस सर, यस सर। और बीटा कीटो एसिड आग लगाने से CO2 लिबरेट कर देते हैं। कैसे, जरा ये देखते हैं। तो ये जो है हमारा, इसको जरा एक बार सही से बनाना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर अगर हम थोड़ा और दिमाग लगाएं तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O, इधर आ गया CH2, इधर आ गया COH और इधर आ गया डबल बॉन्ड O। बताओ ये तुम लोग अपने आप समझ पाए कि नहीं? इसी आदमी को थोड़ा कलाकारी से बनाया हमने। यस सर। ठीक, अच्छा अब होगा क्या? होगा ये कि ये जो हाइड्रोजन है, तुम तो समझ ही रहे हो कि ये एसिड वाली हाइड्रोजन है, और एसिड वाली हाइड्रोजन तो एसिडिक होती है, H+ के फॉर्म में निकल सकती, और ये H+ के बगल में ये लोन पेयर। यानी हो क्या रहा है, सब कुछ साथ साथ की बात करें तो ये जो H है ये धीरे धीरे यहां से O पर जुड़ता चला जाएगा। यानी H+ यहां से निकलता जा रहा है और O पर अटैच होता जा रहा है। तो अगर H+ O पर अटैच होता जाएगा तो O पर प्लस आने लगेगा। जब O पर प्लस आने लगेगा तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और जब वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो इस कार्बन पर प्लस आना स्टार्ट हो जाएगा। बताओ समझ रहे हो कि नहीं? ये सब साइमल्टेनियस चल रहा है। दिस इज 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट में दिखाता हूं अभी। यानी H यहां से निकलता जा रहा है, ऊपर वाले O पे जुड़ता जा रहा है। अगर H+ के फॉर्म में निकलेगा तो O पर जुड़ते ही O पर प्लस आने लगेगा। जब O पर प्लस आने लगेगा तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो इस कार्बन पर प्लस आने लगेगा। यहां तक ठीक है? यस सर। अब ऊपर वापस चलते हैं। अगर यहां से H+ के फॉर्म में निकल रहा है तो इस O पर माइनस आएगा। यस सर। अगर इस O पर माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ये माइनस रेजोनेंस करता चला जाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड इधर टूटता चला जाएगा। अब बताओ इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन पर नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इनके बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। बताओ यहां तक समझे? यस सर। यानी ये सब साइमल्टेनियस चल रहा है। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जब ऊपर उठेंगे तो इनके बीच में यहां पाई बॉन्ड बनने लगेगा। अब ये बताओ जल्दी से कौन सा बॉन्ड डार्क हो रहा है, कौन सा लाइट हो रहा है? ये वाला O और H का बॉन्ड गाढ़ा होता चला जाएगा या लाइट होता जाएगा? डार्क होता चला जाएगा। ये वाला पाई बॉन्ड लाइट होता चला जाएगा। ये वाला डबल बॉन्ड डार्क होता चला जाएगा। ये वाला बॉन्ड लाइट होता चला जाएगा। ये वाला डबल बॉन्ड डार्क, और ये वाला OH बॉन्ड लाइट। अब जो डार्क हो रहा है उसे डार्क कर दो, जो लाइट हो रहा है उसे मिटा दो, खत्म हो गया। अब बताइए मिटाएगा कहां से? एक यहां से मिटेगा, एक यहां से मिटेगा। क्या निकली है? CO2 अलग हो गई। ठीक, और जो अंदर बच गया वो और लिख देते हैं। तो एक तो CO2 अलग कर देते हैं, ये आपकी CO2 अलग हो गई, चलिए ठीक है। और साथ में जो अंदर बचा उसको तमीज से लिख देते हैं। ये आया CH3, ये आया C, इधर आया O से जुड़ा H, और इधर आया डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? यस। और इस आदमी का जो कि इन ऑल है, इसको कीटो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये मेरा बना कीटो फॉर्म। यानी ये है इनॉल फॉर्म, और इस इनॉल का बनाया कीटो फॉर्म। ये दिस इज माय कीटो फॉर्म। यानी ये आदमी टॉटोमराइज करके कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनल आंसर एक तो बनेगी CO2, ये बनी, और एक बना आपका ये कीटोन। और ये कीटोन हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए तैयार। यानी बीटा कीटो एसिड्स जब भी हीट किए जाते हैं वाया दिस 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, वो CO2 लिबरेट कर देते हैं। और CO2 लिबरेट करने के बाद जो बच गया, अगर उसको आइडोफॉर्म देना है तो दे देगा, नहीं देना तो नहीं देगा, बात खत्म। सर सर ये आपने नीचे वाले को टोटोमराइज करके ऊपर वाले वो बना दिया कंपाउंड। हाँ सर ऊपर वाला टोटोमराइज होकर नीचे वाला भी तो बन सकता है। ये तो इक्विलिब्रियम होता है बेटा, ये तो नीचे वाला और ऊपर वाला इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। लेकिन कीटो फॉर्म्स जो होती हैं वो इनॉल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम मेजरली कीटो फॉर्म की तरफ शिफ्ट होता है। सर एक बार ये वापस ऊपर वाला समझाना। कंज्यूम होगा, ऊपर वाला कंज्यूम होगा तो लीड चैटले के हिसाब से वो हाँ, फॉरवर्ड वो आगे 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 फॉरवर्ड में शिफ्ट होता जाएगा। ओके सर एक बार जो आपने नीचे बताया था ना कि जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है वो
रेजोनेंस में चले जाएगा। एक बार वो वापस बताना। ये वाला सर जो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो, हाँ, मतलब यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस आ रहा होगा ना, माइनस आएगा तो ये रेजोनेंस करेगा, ऐसे पाई बॉन्ड बनेगा। यस सर। तो फिर इस कार्बन के डंडे बढ़ जाएंगे भाई, 2 डंडे यहां आ गए, 2 यहां आ गए, एक ऊपर, 5 डंडे तो कार्बन नहीं बनाता ना। नहीं सर। तो जब ये पाई बॉन्ड बनने लगेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटने लगेगा। ठीक है सर। तो ये टूट कर इस कार्बन पे माइनस दे देगा, उधर प्लस है तो माइनस और प्लस मिलके डबल बॉन्ड बनने लगेंगे। तो यहां डबल बनता जा रहा है, यहां वाला डबल बनता जा रहा है, ये वाला डबल सिंगल होता जा रहा है, ऐसे करके टूट टाट के अपना मस्त कीटोन तैयार और CO2 तैयार। 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, ये मेंशन जरूर कर लेना कि बीटा कीटो एसिड्स आफ्टर हीटिंग वाया 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट, ये जरूर ध्यान रखना। मतलब तुमसे ऑब्वियसली एग्जाम में कभी ये नहीं पूछेगा कि ये मैकेनिज्म लिखो, लेकिन तुम्हें ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ ले कि ट्रांजिशन स्टेट बनती है या इंटरमीडिएट बनता है, क्या बनता है, तो आप मेंशन करिएगा इट इज 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। तो वाया दिस 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट हम CO2 गैस को लिबरेट कर देते हैं। सर हम उसको रेजोनेंस क्यों कह रहे हैं? मतलब जो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज जो जाएगा, हम कुछ नहीं कर रहे, वो तो रेजोनेंस करेगा ना, क्योंकि नेगेटिव ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है ना भाई, ये यहां से H निकलता जा रहा है तो यहां माइनस आता जा रहा है, ये माइनस अंदर डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। फिर उसके अंदर जाने पे दूसरा वाला ऑक्सीजन का जो पाए इलेक्ट्रॉन है वो टूटेगा भाई, नहीं वही टूटेगा ही, मतलब ये अगर अंदर जाएगा तो यही टूटेगा, लेकिन जब ये वापस आएगा तो ये टूट सकता है, ये है इसका मतलब। मतलब ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है जिसमें इस बॉन्ड के अंदर आने से इस इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट राइट ऊपर वाले कार्बन पर हो सकता है। तो ये जब अंदर आएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो इस कार्बन पर माइनस आना स्टार्ट होगा, माइनस प्लस मिलकर डबल बॉन्ड बनता है। ये सब साइमल्टेनियस चल रहा है, समझ लो, इधर का माइनस बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, प्लस बढ़ता जा रहा, जुड़ता जा रहा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फाइनली एक टूट के अलग हो जाएगा, एक हिस्सा टूट के अलग हो जाएगा। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट है जो दिखाई जाती। समझ में आ गया यहां तक? यस सर। तो यानी कि हाँ सर आपने जैसे कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा गर्म करके CO2 लिबरेट हो जाती है, पर ट्रांजिशन स्टेट तो वैसा नहीं करती, स्लो प्रोसेस होती है। हाँ, तो इसलिए हीटिंग की जरूरत पड़ती है, इसलिए हर बीटा कीटो एसिड हाँ थोड़ा सा भी हीट, मतलब अब ये क्या बात होती है, मतलब अब हीट लिख देगा, अब ये थोड़ा बताएगा कि थोड़ा सा कर रहे हैं, धीरे से कर रहे हैं। हीटिंग का एरो बन गया तो आप समझ लीजिएगा कि हीटिंग हो रही है, तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और वो ट्रांजिशन स्टेट अपने आप जो है CO2 को लिबरेट कर देगी। तो ये याद करना है कि बीटा कीटो एसिड्स हीटिंग करके हमेशा CO2 लिबरेट करते हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर तुमने ये याद किया तो एक लाइन और याद कर लो, जो जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो भी हीट करके CO2 लिबरेट करते हैं। जब तुमने इतना किया है तो इसको भी यहीं पर खत्म करते हैं बात को, कि जो जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, जेम डाई कार्बोक्सिलिक मतलब कुछ इस टाइप का, जेम समझते हो, जेमिनल एक ही कार्बन, एक ही कार्बन पर 2 COH एसिड, दिस इज जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक। तो ये जो जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं कुछ इस टाइप के, ये भी सीधे हीटिंग करके CO2 लिबरेट कर देते हैं, यानी एक COH उड़ जाएगा CO2 के फॉर्म फौरन। और ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका हाइड्रोफॉर्म से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ऐसे हम बता रहे तुम्हें कि भाई ये भी जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, और जो जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जैसे जेम डाई कार्बोक्सिलिक, तो ये जो जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये हीट करते ही CO2 गैस लिबरेट कर देते हैं। और जहां तक मैकेनिज्म का सवाल है, बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म है। आप देखिए मैं बनाता हूं, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगी। बताओ ये अपने आप समझ पाए कि नहीं? यस सर। बिल्कुल सेम वही ट्रांजिशन स्टेट, फिर वही ड्रामा चालू होगा कि भाई हम इधर से लेंगे उधर से लेंगे, सब वही बकवासबाजी। ये इधर जुड़ता जाएगा, जब इधर जुड़ता जाएगा तो ये इधर आते जाएंगे, इधर आते जाएंगे तो ये इधर जाएगा तो इनके बीच में पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो सर ये सब कुछ वैसे ही, H उधर जुड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, ऐसे सब वैसे ही। अब इसमें देख लीजिए क्या होने वाला है। तुम देखो, ये जो डार्क हो रहा है उसे डार्क कर दो, जो लाइट हो रहा है उसे लाइट कर दो। तो यहां पर ये वाला एक तो पाई बॉन्ड बनेगा ना, ये तो यहां पर जो डार्क हो रहा है उसे डार्क कर दो, तो ये वाला पाई बॉन्ड डार्क होता जा रहा है, ये वाला लाइट होता जा रहा है, ये H जो है वो उधर जुड़ता जा रहा है यानी डार्क होता जा रहा है, ये वाला पाई बॉन्ड लाइट होता चला जा रहा है, ये वाला डार्क होता जा रहा है, ये वाला बॉन्ड लाइट होता जा रहा है। तो जो लाइट हो रहा है उसे मिटा देते हैं, तो देखो यहां से मिट गया, यहां से मिट गया, तो क्या निकल आई है? ये तो CO2 और जो उधर बच गया उसको भी लिख लेते हैं। तो एक तो CO2 बन गई, इसको तो अलग ही कर देते हैं, और जो उधर बच गया वो कौन है? उधर जो बच गया एक आया CH2, यहां ले लेते हैं, CH2 के बाद डबल बॉन्ड के बाद
OH और एक नीचे OH, ये बच गया। और इसका भी वही जो होता है, क्या कहते हैं उसको, कौन सा फॉर्म होता है, इनॉल फॉर्म, कीटो फॉर्म जो होता है वो लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड OH, एक ये बना, एक CO2 बना। तो यानी जेम डाई कार्बोक्सिलिक भी हीट करते ही CO2 लिबरेट कर देते हैं। तो ये दोनों हमें ध्यान रखना है। तो बीटा, इसका आइडोफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे समझा रहे, बट जब तुमने याद किया तो तुम याद कर लो इस बात को कि बीटा कीटो होगा या जेम डाई कार्बोक्सिलिक होगा, हीट करते ही CO2 लिबरेट कर देते हैं। बीटा कीटो में CO2 की लिबरेट करने से कीटोन बच जाता है और उस कीटोन से आइडोफॉर्म की संभावनाएं दिखाई देती है। सर यहाँ पर वाटर नहीं निकलता है? नहीं, वाटर कहीं नहीं है, वाटर कहीं नहीं निकला, ये सिर्फ वो हो रहा है टॉटोमर एंजाइम, ये सिर्फ टॉटोमर बन रहा है, ये टॉटोमर बन के ये मतलब ये एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ये हमने कुछ गलत तो नहीं बनाया, एक बार देखना, CH2 यहां आया डबल बॉन्ड, ये OH और ये भी OH। हाँ ठीक है, तो इसका टॉटोमर बना लेते हैं। तो टॉटोमर में क्या बनेगा, टॉटोमर में ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो एक हो जाएगा। टॉटोमरिज्म तो समझ में आ गई, मैं पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पर OH करके नहीं, क्यों नहीं, वो इसलिए क्योंकि ये फौरन ही टॉटोमराइज करके एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दो OH डबल बॉन्ड वो नहीं बनाएंगे, ये फौरन ही टॉटोमराइज करके कीटोन में कन्वर्ट हो, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सर हाँ, इसको हीट करने से पहले सर इसमें से पानी नहीं निकल जाएगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं, बिना हीट किए कुछ नहीं होगा। मतलब जेम डाई कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हीटिंग के बाद ही ये डिकम्पोज होते हैं। मतलब जैसे मान लो अगर कोई तुमसे पूछे कि इस सवाल का आंसर क्या लिखेंगे, जैसे मान लो ये आ जाए, तो थोड़ा सा अपने हिसाब से समझ के देखो। मान लीजिए वो कहता है इसका आंसर क्या लिखें, तो जिसको आइडिया है वही कर पाएगा। ये ऐसे ले लेते हैं, बताओ क्या करें इसका आंसर। दोनों साइड एक एक COH रख देंगे, दोनों साइड एक एक COH बच जाएंगे, यानी यहां एक COH आ जाएगा और इधर भी एक। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, क्योंकि अब जो बचेगा वो बीटा कीटो एसिड है, वो फिर से CO2 निकाल देगा। कुछ समझे? दो COH में से एक बचा, एक बचने के बाद वो होगा तो बीटा कीटो। देखो ना, ये अल्फा बीटा, तो ये अल्फा बीटा हो गया, ये भी उड़ गई, और इधर से भी अल्फा बीटा, ये भी उड़ गई, बचा क्या सिर्फ। समझ में आया? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ जब आप हीटिंग, मतलब ये, लेकिन तभी तो कर पाओगे जब तुम्हें पता होगा कि जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी यही बदतमीजी करता है और बीटा कीटो भी यही बदतमीजी करता है। लेकिन वो करता मैकेनिज्म, हम मैकेनिज्म यहां पर भी मैकेनिज्म वही लग रही है। ये समझ लो बात को, यहां पर अपना अंदर ही अंदर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, फिर यहां पर भी अंदर ही अंदर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, सेम कहानी है। लेकिन हम इतना डिटेल, हम इतना दिमाग नहीं लगा रहे, हमें तो सिर्फ ये याद करके जाना था कि अगर जेम डाई कार्बोक्सिलिक या बीटा कीटो है तो हीटिंग करने से CO2 निकलती है वाया 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। बस बात खत्म। हम कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में ये भी इस बात को दोबारा भी दोहराएंगे और तब ये भी याद करेंगे कि अगर वो जेम की जगह कुछ और होता, यानी एक ही कार्बन पर 2 COH लगेंगे तो हीट करके क्या होगा, 2 अगल बगल COH लगेंगे तो हीट करके क्या होगा, थोड़ा और 2 COH लगेंगे तो हीट करके क्या होगा। यानी हम वहां पर अलग अलग डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हीटिंग की रिएक्शंस को भी देखेंगे। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? यस सर। यस सर। सर 1 मिनट, हाँ नोट करना है सर। पीछे करें? यस सर। कर लिया? यस सर। ये आदमी आइडोफॉर्म दे रहा है। अब इससे ज्यादा गंदा कुछ नहीं हो सकता, मतलब बनाने वालों ने इससे ज्यादा गंदा तो कोई भी बनाया नहीं है ना। मतलब IIT में कभी पूछा नहीं गया, बट मेरे हिसाब से सबसे वर्स्ट एग्जांपल है आइडोफॉर्म टेस्ट का। ये भी आदमी आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कहां से आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हो, मतलब तुम्हारे अंदर ऐसा है क्या।
तो एक्चुअली ये आदमी भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, क्योंकि ये सबसे पहले टॉटोमराइज करेगा और टॉटोमराइज करके एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप तैयार करेगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, लेकिन यही वाला आदमी ये नहीं करेगा, तुम अभी अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ये नहीं करेगा आइडोफॉर्म टेस्ट, ये नहीं दे रहा, लेकिन ये दे रहा है। कैसे दे रहा है? अगर मैं इस आदमी की थोड़ी तमीज से शक्ल बनाऊं, मान लीजिए ये ऐसे बन गई, ये ऐसे, तो तुम देखो जरा इसका जब टॉटोमर लिखोगे तो इसका टॉटोमर बनेगा, हालांकि उसका टॉटोमर बहुत स्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो इसका टॉटोमर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। बताओ समझिए, देख रहे हो ना यहां, ये इन ऑल, तो ये इन ऑल डबल बॉन्ड ओ बना लेगा, तो डबल बॉन्ड यहां का खत्म हो जाएगा। ऐसे ये जो इन ऑल है वो भी डबल बॉन्ड ओ बना देगा, तो यहां का डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो ये इसका टॉटोमर, और ये टॉटोमर एकदम साफ दिखाई दे रहा है। नाउ इट हैज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, दिस CH2 ग्रुप। कर लोगे आप? समझ में आई बात? H हटाओ I लगाओ, H हटाओ I लगाओ, और जब 2 I लग जाए तो धक्का मार के इस रिंग को ओपन कर दो, और जैसे रिंग ओपन करोगे वो Ci2 वाला माइनस आदमी आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। यस सर। यानी ये आदमी आइडोफॉर्म टेस्ट इस वजह से देगा, लेकिन ये नहीं देगा। क्यों? क्योंकि क्या ये टॉटोमराइज नहीं कर सकता? कर सकता, लेकिन इसके पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नहीं आएगा। कुछ समझ पाए कि नहीं? यस सर। सब लोग अपने आप अकल लगाओ आराम से एकदम, क्योंकि ये वर्स्ट एग्जांपल, इससे ज्यादा गंदा कुछ नहीं हो सकता। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि ये आदमी आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, लेकिन जो थोड़ा भी समझदार होगा, जो अकल लगाएगा, तो वो ये पहले थोड़ा सा पढ़ के गया है, तो वो थोड़ा अकल लगाएगा कि ये जो हमारा आदमी है ये टॉटोमराइज करके एक ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट होगा जिसके पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप आ जाएगा, और जैसे ही एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप आएगा हमारा खेलकूद चालू हो जाएगी। खेलकूद कैसे खेलेंगे? खेलकूद में सबसे पहले मेरे ख्याल से यहां तक तो तुम सभी समझ जाओगे कि यहां डबल बॉन्ड ओ आ गया और यहां I2 आ गया, ये अपने आप समझ गए यहां तक? यस सर। और उसके बाद सर आप, क्योंकि आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन बची नहीं है, तो वो धक्का धुक्का वाली बकवास कर लेते हैं, कहीं भी धक्का मार के इसको बाहर निकाल देते हैं, बस खत्म हो गया। अब तुम समझ गए, जैसे ही वो बाहर निकलेगा वो Ci2 माइनस होगा, और वो Ci2 माइनस बातचीत करके CH2 बन जाएगा, और CH2 आइडोफॉर्म टेस्ट दे दे। ये काम यहां नहीं हो पाएगा। मतलब हम ये नहीं कह रहे तुम टॉटोमराइज नहीं कर सकते, कर तो तुम भी टॉटोमराइज कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नहीं होगा, इसलिए वो हरकत नहीं होगी जो तुमने की यहां। सर स्टार्टिंग में आपने CH3 का एक नाम बताया था, हेलोफॉर्म मतलब आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जानते हो? क्लोरोफॉर्म हाँ सर, हाँ। क्या होता है? CHCl3 है ना, CHCl3। ब्रोमोफॉर्म CHBr3, आइडोफॉर्म CHI3। तो दिस इज हेलोफॉर्म। आसान, तो इसे हेलोफॉर्म बोल सकते हैं। तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट आपको दिखाई देगा जब इस तरह की कुछ चीजें हों। तो ये सारी डिटेल में, लेकिन फिर भी मैं तो यही बोलूंगा कि मेन बात तो सबसे पहले याद ही कर लेते हैं कि अगर CH3CO ग्रुप या CH3CHOH की प्रेजेंस है तो आपको आइडोफॉर्म टेस्ट मिलना चाहिए। साथ ही साथ ये भी याद रखता हूं कि इनके होने से कभी कभी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं भी मिलता है, और इनके न दिखने से कभी कभी आइडोफॉर्म टेस्ट दिख भी जाता है। तो हमें बात काफी हद तक क्लैरिटी होनी चाहिए सवाल को करते वक्त। सर हाँ, सवाल बहुत पूछ। हाँ सर, आपने SNTH लिखा था। SN2TH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म। यस सर, वो एक बार बता दो क्या होता है। सर वो टेट्राहेड्रल का नहीं पता। अच्छा अभी बताते हैं, एक सेकंड। सर हम्म, सर जो आपने कल करवाया था सर, हाँ सर SOCl2 वाली थायरल हाँ क्लोराइड हाँ वाली, हाँ हाँ, उसमें SNI जो होती है सर, वो अगर सर pyridine होता है तब SNI होती है, या फिर pyridine के ना होने से SNI होती है? अगर याद ही कर रहे हो तो फिर सही से याद कर लो ना कि pyridine अगर है तो SN2 होगी, इन्वर्जन देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए कार्बन का कायरल होना जरूरी। और अगर pyridine नहीं है तो रिटेंशन देखने को मिलेगा, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SNI देखने को मिलेगी। लेकिन ये इन्वर्जन, रिटेंशन, ये सारे कहानी सिर्फ तभी एप्लीकेबल होती हैं जब कार्बन कायरल हो। अगर कार्बन कायरल नहीं है तो फिर इन सब चीजों का कोई लॉजिक नहीं है। बोले मेरी ये वाली बात समझते हो कि नहीं तुम लोग, कि सर मैं पीछे से धक्का मार के जो है कॉन्फ़िगरेशन को इन्वर्ट कर दूंगा। अबे तो जब मेरा कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है, क्योंकि मैं कायरल ही नहीं हूं, तो क्या इन्वर्ट कर दोगे तुम मुझे? नहीं समझे मेरी बात? यस सर, समझ गया ना। जैसे मान लो मैं तुमसे ये पूछूं कि क्या ये आदमी SN2 रिएक्शन करने के लिए तैयार है,
तो हाँ या ना? SN2 सर कर लेगा, लेकिन अरे उछल के सर, उछल के करेगा, उछल के, समझे बात को। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज इंटेंस न्यूक्लियोफाइल, प्राइमरी एलाइड, फर्जी एलाइड, सर खुली खुली जगह धक्का मार दे, बिल्कुल कर देगा। लेकिन क्या मैं ये कह दूं कि सर इस बार इन्वर्जन हो जाएगा? अरे सर आप SN2 की बात करिए सर, बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं? धक्का मार के CL निकालना है ना, निकाल दीजिए सर। पीछे से धक्का मार रहा है, पीछे से धक्का मारिए। सामने से न्यूक्लियोफाइल को, लीविंग ग्रुप को निकालना है, सामने से निकालिए। सब कुछ वैसे ही करिए। क्या ट्रांजिशन स्टेट बनेगी? हाँ सर, एक 5 मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन स्टेट भी बनेगी। सब कुछ वैसे ही होगा जैसे SN2 में होता है। लेकिन सर आप स्टीरियो केमिस्ट्री मत ठूसिएगा, बस ये मत कर दीजिएगा कि इस बार छतरी पलट गई, इन्वर्जन हो गया, ड्रामा हो गया। सर ये सब बेकार की बातें मत करिए। पीछे से धक्का मारिए, आप चुपचाप आपके CL लगाइए, हटाइए, न्यूक्लियोफाइल लगाइए। इन्वर्जन का वर्ड यूज मत करिए, बिकॉज दिस कार्बन इज नॉट कायरल। समझ रहे हो बात को? इसी तरह से मान लीजिए कोई कहे कि क्या ये आदमी SN1 करता है? ये देखिए कितना खूबसूरत आदमी है, CH3 CH3, यहां आ गया Br। क्या ये आदमी SN1 रिएक्शन कर सकता है? मान लीजिए मैं यहाँ ETOH लगा दूं, क्या ये SN1 और ऐसे उछल के करेगा? लेकिन क्या SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है? बनता है। क्या कार्बोकेटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल सामने से और पीछे से दोनों तरफ से अटैक कर सकता है? यस सर। तो क्या यहाँ भी दोनों तरफ से अटैक करेगा? यस हाँ सर, जैसे होता है हम मना थोड़ा कर देंगे। जब कार्बोकेटायन आप बना देंगे तो प्लेनर स्ट्रक्चर पर सामने से भी आ जाइएगा, पीछे से। लेकिन सर आप चाहे आगे से आइए चाहे पीछे से आइए, आंसर एक ही बनेगा, क्योंकि इसमें कार्बन कायरल ही नहीं है। आप पीछे से आ जाइए तब भी वही आंसर, आगे से आ जाइए तब भी वही आंसर। लेकिन अगर ये कार्बन कायरल होता तो ऐसे में आगे से आने से R बनता और पीछे से आने से S बनता, यानी एक बनता राजू, एक बनता चिंटू, और तब उसका मिक्सचर रेसमिक मिक्सचर के नाम से जाना जाता, क्योंकि वो कार्बन कायरल। कुछ समझ भी रहे हो कि नहीं बात को? यानी हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम SN1 करोगे कि नहीं करोगे, उछल के करना भाई। SN1 का इससे क्या लेना देना कि कार्बन कायरल है कि नहीं, भाड़ में जाइए। SN1 की अपनी कंडीशन थी, उसका कायरल फायरल से कोई लेना देना नहीं। SN1 करेंगे, SN2 करेंगे, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड बातें तब करेंगे जब जो रिएक्शन की साइट है वो कार्बन हमारा कायरल कार्बन हो, ताकि हम बोल पाएं कि इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हुआ नहीं हुआ, रिटेंशन हुआ नहीं हुआ, रेसमाइजेशन हुआ नहीं हुआ, ये हमें तब पता चले। समझ पाए? और तुम्हें शायद ये तो पता ही है कि हर SN1 रिएक्शन में रेसमाइजेशन नहीं होता। 100% रेसमाइजेशन तो खैर कभी भी नहीं होता। मतलब अगर कोई SN1 रिएक्शन में बोले कि कार्बन कायरल है और आप रेसमाइजेशन शो करेंगे, तो क्या 100% रेसमाइजेशन होता है कभी? 100% रेसमाइजेशन तो कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि अब जितनी देर में कार्बोकेटायन बनेगा उससे पहले ही कुछ धक्के लग जाएंगे। नहीं समझे? यानी जितनी देर में कार्बोकेटायन, मतलब रेसमाइजेशन कब होता है? जब मैं कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो गया, और कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होने के बाद 50 लोग सामने से आ गए और 50 लोग पीछे से आ गए, तो मस्त आपका 50-50 चेंज हो गया। तो रेसमाइजेशन 100%, 50 मैं 50 तुम, नाउ दे आर इक्वल, सो द अल्टीमेटली द प्रोसेस इज 100% रेसमिक मिक्सचर। ये तो हो ही नहीं सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मान लीजिए कि मैं कार्बोकेटायन बनने वाला हूं, ठीक, तो कार्बोकेटायन के बनने से पहले ही कट 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 मेरे ऊपर 4 धक्के लग जाएंगे। कौन सी रिएक्शन? SN2। यानी कार्बोकेटायन के बनने से पहले ही मुझे 4 लोग धक्का मार के SN2 कर चुके होंगे, तो इन्वर्जन तो पहले ही हो चुका है। नहीं समझे बात? यस सर। यानी कुछ लोग तो पहले से इन्वर्टेड हो चुके हैं, और उसके बाद जब मैं कार्बोकेटायन बन जाऊंगा तो फिर क्लियर है सर, 50 लोग सामने से आएंगे, 50 लोग पीछे, यानी तब 50-50% चलेगा। यानी कुछ इन्वर्टेड प्रोडक्ट तो पहले से बन चुका है, अब कुछ इन्वर्टेड प्रोडक्ट आगे और पीछे से बन जाएगा, यानी इन्वर्टेड प्रोडक्ट का अमाउंट रिटेंटेड प्रोडक्ट के अमाउंट से बढ़ जाएगा। यानी हर SN1 रिएक्शन में परसेंटेज इन्वर्जन रिटेंशन से हमेशा ज्यादा होता। ये समझ पा रहे हो? बट सर जैसे यहाँ पे जो कार्बन है वो 3 डिग्री है, तो यहाँ पे तो SN2 का रेट तो बहुत ही ज्यादा कम, जो SN2 का रेट है तो बहुत ज्यादा कम होगा ना। बहुत कम होगा, लेकिन अब देखो फिर वही वाली बात आती है, अब बहुत कम होगा लेकिन इक्का दुक्का तो SN2 होगी ना यार, उसको तो रोक नहीं पाएंगे आप। उसी की वजह से, हाँ उसी की वजह से जैसे जो मैं बात कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है CH3 C CH2CH3 TH Br, और मैं यहां पर कह रहा हूं कि भाई ऐसा है, मैं SN1 करने वाला, ये न्यूक्लियोफाइल है हमारा, ठीक, ये SN1 कर रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या बोलेंगे? ऐसे में ये बोलेंगे कि सर जितना हमें समझ में आ रहा है वो ये कि मान लीजिए ये 100 लोग हैं, 100 लोग, तो होगा क्या कि सर सबसे पहले तो कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो ये आपने मान लीजिए कार्बोकेटायन बना लिया, ये मान लीजिए हमारा कार्बोकेटायन बन गया, और कार्बोकेटायन हमारा प्लेनर होता है। इस प्लेनर पर न्यूक्लियोफाइल आएगा, सामने से भी आ सकता है और पीछे से भी आ सकता है। तो सर ऐसे में 2 आदमी तैयार हो जाएंगे, एक बनेगा CH2CH3
इधर आ जाएगा आपका NU, इधर आ जाएगा CH3, आ जाएगा PH, और साथ में दूसरा आदमी बनेगा CH3, दूसरा आदमी बन जाएगा, ये आ गया NU, इधर आ गया C, इधर आ गया CH2 CH3, इधर आ गया CH3, इधर आ गया PH। ये दो आदमी बनेंगे, यानी सामने से अटैक करने और पीछे से अटैक करने पे ये दो आदमी बनेंगे। अब ऐसे में तुम देखो जरा ध्यान से, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, और जो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं तो दोनों एक दूसरे के रेसमिक मतलब एनाइंशोमर्स होंगे, जिसके मिक्सचर को क्या कहते हैं? रेसमिक मिक्सचर। ये दोनों रेसमिक मिक्सचर बना देंगे। तो अब देखो हम बताना क्या चाह रहे हैं, बताना ये चाह रहे हैं कि अगर कार्बोकेटायन बन गया तो अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी फैक्टर, अगर कार्बोकेटायन बन गया तो तुम ये नहीं कह सकते कि सर सामने से आने वाले ज्यादा होंगे और पीछे से आने वाले कम होंगे, क्योंकि अब जब बात प्रोबेबिलिटी की है और बात जब अरबों लोगों में चलती है, मोल्स में चलती है, तो तुम्हें यह मानना पड़ता है कि 50% लोग सामने से आएंगे और 50% लोग पीछे से, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं? यानी एक बार कार्बोकेटायन अगर बन गया तो फिर अब तुम कुछ नहीं कह सकते सर आधे लोग ऊपर से आएंगे आधे पीछे से आएंगे, कंफर्म। समझ में आई बात? ठीक, लेकिन अब हो क्या रहा है सर, एक बार यहां से फिर से शुरू करते हैं। ये 100 लोग थे, ठीक। अब 100 लोगों में सबसे पहला स्टेप हमारा आयनाइजेशन का होता है, तुम्हें पता है, दिस इज स्लो स्टेप कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक। तो ये आदमी क्या कह रहा है कि भैया मैं तो जा रहा हूं कार्बोकेटायन बनने से, और एक बार में कार्बोकेटायन बन गया तो धक से आधे लोग सामने से आधे पीछे से धक्का मार के रेसमिक मिक्सचर बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि मैं जा रहा हूं कार्बोकेटायन बनने, उतनी देर में 4 आदमियों पर धक्का पड़ गया SN2 का। समझना जरा बात, सिर्फ 4 आदमी पर, सिर्फ 4। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि ये रिएक्शन SN2 है, रिएक्शन तो SN1 है, लेकिन कुछ SN2 को आप रोक नहीं पाएंगे। उस कुछ, यानी जितनी देर में ये कार्बोकेटायन कन्वर्ट होने वाला था उतनी देर में खट 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 4 धक्के पड़ गए, और जब 4 धक्के पड़ते ही ये जो आदमी है, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन सपोज R है, तो 4 लोग तो पहले ही क्या बन गए? S। बताओ समझ में बात आई? 4 लोग तो पहले ही इन्वर्ट हो गए, अब बचे कितने लोग? 96। यहां तक ठीक है? वो 96 कार्बोकेटायन बन गए, 4 लोगों ने धक्का खा लिया, वो S बन गए, और बचे 96 कार्बोकेटायन बन गए। क्लियर? यस उस 96 में प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि आधे ऊपर से आएंगे आधे पीछे से आएंगे। क्लियर? यानी उस 96 में 48 बनेंगे हमारे और 48 बनेंगे तुम्हारे, यानी 48 बनेंगे R वाले और 48 बनेंगे S वाले। क्लियर? क्योंकि इसको तो 50-50 होना ही है। अब तुम्हारे बर्तन में R वाले कितने हैं? 48, और S वाले कितने हैं? 52। कौन ज्यादा हुआ? S। और S इस R का इन्वर्टेड प्रोडक्ट, यानी दैट मींस इन्वर्जन इज मोर एज कंपेयर टू रिटेंशन इन एवरी SN1 रिएक्शन। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? लेकिन इसका मतलब ये हुआ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि फाइनली दिस इज 100% रेसमाइजेशन? क्या पूरा नेट रोटेशन 0 होगा? सवाल ही नहीं उठता सर। 52 वाले ज्यादा है, 48 वाले कम है, तो नेट रोटेशन 0 हो भी नहीं सकता। दिस इज नॉट प्योरली रेसमाइजेशन। ये ठीक है? लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अगर किसी तरह से आप ये कर सकें, क्या कि कार्बोकेटायन के बनने से पहले धक्के ना लगे। मैंने कहा मतलब कह रहा सर कुछ ऐसा जुगाड़ लगाइए कि आप बस ये बोले हाँ भाई रिएक्शन शुरू करनी है, कार्बोकेटायन तैयार 1 सेकंड में। यानी समझो धक्का लगने से पहले ये आदमी कहते हैं हम तो कार्बोकेटायन बन गए। ये तभी हो सकता है जब कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल, यानी जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनने वाला होगा वो उतनी जल्दी बनेगा, और जितनी जल्दी बनेगा उतना कम मौका मिलेगा धक्का मारने का, और जितना कम मौका मिलेगा धक्का मारने का S यानी इन्वर्जन के चांसेस उतने ही कम होंगे। यानी रिटेंशन और इन्वर्जन लगभग बराबर देखने को मिलेगा, जिसको आप 100% रेसमाइजेशन का नाम दे सकते हैं, लेकिन होता नहीं। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं क्या कह रहा हूं? यस यानी आपको मौका दो एक मौका ये मिलेगा कि आप धक्के मारे, थोड़े बहुत धक्का मारे, क्योंकि कार्बोकेटायन बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो धक्का खा जाएंगे आप। धक्का खा जाएंगे तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट की परसेंटेज रिटेंटेड प्रोडक्ट की परसेंटेज से ज्यादा ही आएगी, इसलिए रेसमाइजेशन 100% बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है कि कार्बोकेटायन फटाक से बन जाए, क्योंकि जितनी जल्दी कार्बोकेटायन बनेगा धक्का मारने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से परसेंटेज इन्वर्टेड और परसेंटेज रिटेंटेड प्रोडक्ट लगभग बराबर बनेगा, जिसकी वजह से रेसमाइजेशन 100% देखने को मिल सकता है। कुछ समझ पा रहे हो बात को? यानी कभी आपसे पूछा सर यही हमारा स्टेप RDS होता है, तो ऐसा तो कभी होगा नहीं। क्यों? क्यों सर? RDS स्टेप है ना, तो क्या करें? स्टेप तो यही होगा। अब तो स्लो का मतलब इतना होता है जल्दी थोड़ी बनाए।
अरे तो जितना स्टेबल बनेगा उतना जल्दी बनेगा। तो अगर मान लो एक केस में कार्बोकेटाइन के बनने में टाइम है और अगर कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होता तो वो रिलेटिवली जल्दी तो बनेगा, तो उस केस में इन्वर्टेड प्रोडक्ट का अमाउंट कम होता जाएगा और रिटेंटेड प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा और रेसमाइजेशन 100 की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। इसलिए तो कहते हैं 100% कभी नहीं होता, क्योंकि तुम जो कह रहे हो कि आरडीएस तो स्लो स्टेप होता है, यानी इक्के दुक्के धक्के तो लगेंगे ही लगेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि उन धक्कों को कम से कम कैसे किया जा सकता है, उन धक्कों को कम से कम किया जा सकता है। कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल बन रहा होगा वहां पर ये धक्के के चांसेस उतना ही कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से इन्वर्टेड प्रोडक्ट की परसेंटेज और रिटेंटेड प्रोडक्ट की परसेंटेज करीब आ जाएगी और रेसमाइजेशन 100 की तरफ अप्रोच करने लगे। कुछ समझे कि नहीं? यस सर। यानी जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि इन चारों में परसेंटेज ऑफ रेसमाइजेशन मैक्सिमम कहां देखने को मिलेगा, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रेसमाइजेशन, परसेंटेज ऑफ रेसमाइजेशन कहां देखने को मिलेगा? तो जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन ले लिया जाए CH3C, CH2, CH2, CH3Br, परसेंटेज रेसमाइजेशन मैक्सिमम। बताओ परसेंटेज ऑफ बी में सबसे ज्यादा परसेंट सर हाँ देखने को सर सी में सर सी में सर अबे the rate of SN1 is maximum in case of B, but the resmization will only be in case of C. गजब। जब कार्बन कायरल ही नहीं है तो काहे का रेसमाइजेशन? रेट सबसे ज्यादा शो करेगा SN1 का कौन? बी। रेट। रेसमाइजेशन की बात मत करिए सर, रेसमाइजेशन होगा ही नहीं, कार्बन कायरल ही नहीं है तो रेसमाइजेशन का हो सकता है? यहां भी नहीं हो सकता, कार्बन कायरल नहीं है, यहां भी नहीं हो सकता, कार्बन कायरल नहीं है, यहां भी नहीं हो सकता, कार्बन कायरल नहीं है। सर एक ही आदमी है, जो होना होगा यही हो जाएगा। आंसर इसी को टिक कर दीजिएगा बस। बताओ समझे कि नहीं? दो अलग अलग सवाल हो गए। क्या रेट कहां ज्यादा है? अरे सर रेट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी। कौन है सर? ये पंखा है अपना, इसमें इसको कौन हरा सकता है? यानी इन दैट केस द आंसर विल बी बी। यानी इफ द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द मैक्सिमम रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, कौन सा आदमी शो करेगा? द आंसर विल बी बी। बट अगर ये पूछा जाए कि नहीं रेट वेट की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम रेसमाइजेशन कौन शो करेगा, तो पहली बात रेसमाइजेशन वो शो करेगा जो SN1 कर रहा है, प्लस जो कार्बन साइट है हमारी रेसमाइजेशन वाली वो कायरल होनी चाहिए, और वो तो सिर्फ एक ही आदमी। कुछ समझ भी पाए कि नहीं? यस सर। इसका मतलब ये हुआ इन सब में आपको ये सब ध्यान देके आंसर निकालने पड़ते हैं। मतलब ये नहीं है कि उछल के चला है पंखा पंखा पंखा, ऐसे पंखा 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 आपके SN1 के रेट को बढ़ा सकता है, लेकिन रेसमाइजेशन की बात नहीं कर सकता। रेसमाइजेशन के लिए कार्बन का कायरल होना जरूरी। सर हाँ सर मैं एनसीईआरटी पढ़ा था सर, एक लाइन थी सर, समझ में नहीं आई थी सर, बता दो। ऐसे तो बहुत सारी लाइनें होती हैं यार सर। एक मतलब मेरे को सर इसमें लिखा हुआ था सर CrO3 जो है सर वो एनहाइड्रस मीडियम में हाँ ऑक्सीडेशन का काम करता है होता है, और सर वो आइसोलेशन ऑफ एल्डिहाइड्स करता है। हाँ मतलब एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडाइज करता है। क्रोमिक एसिड जो CrO3 है, जिसको अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते तो वो एल्डिहाइड्स को एसिड में कन्वर्ट कर देता। सर एक तो सर CrO3 एसिडिक मीडियम में होता है ना, वो जोन्स रिएजेंट है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करता। सर एक बार लिख के बता दो। मतलब एक CrO3 एसिडिक एनवायरनमेंट में क्रिएट करोगे तो वो फाइनली आपको क्या दे देगा? प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एसिड तक लेके चला जाएगा। लेकिन एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में CrO3 को यूज करोगे तो ये माइल्ड ऑक्सीडेशन के काम करेगा, जो एल्डिहाइड तक रोक देगा रिएक्शन। अच्छा सर, मतलब लोग ज्यादा माइल्ड हो जाएगा। हाँ ओके सर। भाई ये सब लोगों ने ये वाली बात समझ ली ना? सबके समझ में आ गया ये? यस सर। इसको थोड़ा सा इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। मतलब जरूरी नहीं है कि ये आसान हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। अच्छा अब 1-2 मिनट की बात एक और करते हैं। क्या ये ठीक है, अब क्योंकि SN1 SN2 की बात आई है तो एक बात और बोलनी है, ये क्या ये कहना ठीक है कि जो हमारा SN2 की रिएक्शन होती है वो पोलर एप्रोटिक मीडियम में की जाती है? यस हाँ ठीक है, यानी SN2 रिएक्शन के लिए मीडियम क्या चीज? सर एक्सेप्शन भी होता है एक। एक्सेप्शन क्या? वो SN1 नहीं सर, नहीं
नहीं एक्सेप्शन वगैरह नहीं, वो मतलब कोई रिएक्शन ऐसी हो सकती है, वो अलग बात है, बट एक्सेप्शन मत बोलो, ठीक। तो हम ये कह रहे हैं नॉर्मल बात कर रहे हैं, SN2 रिएक्शन का जो रेट है वो पोलर एप्रोटिक मीडियम में मस्त मिलता है। क्यों? देखो पोलर तो चाहिए ताकि वो RX का बॉन्ड ब्रेक कर पाए, और एप्रोटिक इसलिए चाहिए ताकि प्रोटॉन कम से कम ना हो। प्रोटॉन होंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी, तुम समझ रहोगे कि न्यूक्लियोफाइल को प्रोटॉन पकड़ लेगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल को प्रोटॉन ही पकड़ लेगा तो धक्का कौन मारेगा? समझ रहे हो कि नहीं बात? यस तो सर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सर न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन भी रिएक्शन के रेट को गवर्न करता है, बिकॉज दिस इज बायोमोलिकुलर रिएक्शन, द रेट इज गवर्न बाय RX एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ कंसंट्रेशंस, ठीक। मैं ये पूछ रहा हूं कि सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज करने से रेट बढ़ेगा या घटेगा? यानी अगर मैं इस सॉल्वेंट को प्रोटिक नेचर देना शुरू करूं, यानी सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाऊं, तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा या कम होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, अभी तो तुमने बताया था कि प्रोटिक नेचर चेंज होने से या सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज करने से रिएक्शन का रेट घटना चाहिए। अभी तो बात हुई थी हमारी कि अगर प्रोटिक नेचर बढ़ेगा तो रिएक्शन का रेट घटेगा। बट सर वो RDS तोड़ना होता है वो वाला। क्यों? RDS तो वैसे भी इसमें कुछ नहीं होता, ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसमें। SN2 की बात कर रहे हैं भाई, SN1 की बात नहीं कर रहे हैं। SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है ना। हाँ सर। जैसे ये जितना है, ज्यादा पोलर होगा उतनी ही जल्दी बॉन्ड ब्रेक होने की टेंडेंसी रहेगी। बिल्कुल सही बात, उतनी ज्यादा। लेकिन अगर वो पोलर प्रोटिक नेचर भी हो, यानी आप सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मींस यू आर मेकिंग इट मोर प्रोटिक ऑल्सो, तो उस केस में रेट घटेगा या बढ़ेगा? घटना चाहिए, बिल्कुल घटना चाहिए, क्योंकि प्रोटिक मीडियम तो ऐसे ही बर्बाद कर देगा। मतलब हम ये कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन ले लेते हैं, RX जो है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो तुम सब जानते हो जो इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो ऐसे बनती है, हम ऐसे शॉर्ट में बना रहे हैं, ये हो जाएगा R.X। इस न्यूक्लियोफाइल पे डेल नेगेटिव आएगा, X पे डेल नेगेटिव आएगा। अगर कुछ गलत लिख रहे हो तो बता देना भाई, ये आ जाएगा X-। ठीक कर रहा है ये? यस सर। तो अगर मैं इसको थोड़ा चित्र के फॉर्म में देखूं तो इसका चित्र कुछ ऐसा बन रहा है। चित्र ये बनता है कि ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी है एंड दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो जो एनर्जी प्रोफाइल बनेगा इस रिएक्शन का वो कुछ ऐसा बनना चाहिए। मान लीजिए ये एनर्जी प्रोफाइल है, जिसमें ये हमारा ग्राउंड लेवल है, दिस इज माय ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे कौन है? RX, और कौन है? NU-। ट्रांजिशन स्टेट में कौन है? X डेल नेगेटिव .R.NU डेल नेगेटिव। ये हमारा ट्रांजिशन लेवल है और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ये ठीक लिखा है यहां तक? यस सर। और तुम सब ये जानते हो कि इस रिएक्शन का रेट सिर्फ एक ही फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज द एक्टिवेशन। ये जो डिफरेंस है यही इस रिएक्शन के रेट को गवर्न करेगा। दिस इज द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट HGS एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। द रेट इज डिफाइंड बाय डेल्टा H वैल्यू विच इज HTS माइनस HGS। साफ समझ में आता है, एनी फैक्टर विच इंक्रीजेस डेल्टा H वैल्यू डिक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। क्लियर? और एनी फैक्टर विच डिक्रीजेस द डेल्टा H वैल्यू इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। यानी हर वो हरकत जो डेल्टा H को छोटा करेगी वो रेट को बढ़ा देगी, और हर वो हरकत जो डेल्टा H को बड़ा करेगी रेट को घटा देगी। क्लियर? यस सर। पहला एग्जांपल, मोटा हैलाइड। मोटा हैलाइड क्या हुआ सर? हैलाइड मोटा होगा तो ये जो 5 मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन स्टेट बनी है ये बल्की बनेगी, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी के बढ़ने से डेल्टा H बढ़ जाएगा, रेट। इसलिए कहा जाता है मोटापा हल्का रखिएगा सर। SN2 रिएक्शन में मोटे लोगों के साथ मजा नहीं आता। बताओ समझे बात? दूसरी बात सर, लीविंग कैरेक्टर की बात करते हैं। X के ऊपर जितना बढ़िया डेल माइनस होगा सर, ट्रांजिशन स्टेट उतनी नीचे आ जाएगी, जिसकी वजह से डेल्टा H छोटा हो जाएगा, रेट बढ़ जाएगा। इसका मतलब लीविंग नेचर अच्छा होना चाहिए सर। आयोडीन यूज करेंगे तो बेटर लगेगा, फ्लोरीन यूज करेंगे गंदा लगेगा। क्लियर? यस सर। ठीक। तीसरी बात करते हैं, सॉल्वेंट पर आते हैं, जो हम तुमसे पूछ रहे थे। सॉल्वेंट सर पोलर प्रोटिक लेते हैं, पोलर एप्रोटिक लेते हैं, और वो रेट को बढ़ाता है। बिल्कुल लॉजिकल लगता है। क्यों? क्योंकि सर हमने पढ़ा है कि इस रिएक्शन का जो रेट है इट इज सम कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ RX इनटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। साफ दिखाई दे रहा है सर, अगर आपने प्रोटिक मीडियम डाला तो न्यूक्लियोफाइल को हम पकड़ लेंगे, और न्यूक्लियोफाइल को अगर सॉल्वेंट ने पकड़ना स्टार्ट कर दिया तो फिर सर न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, रिएक्शन का रेट गिर जाए। हमने कहा बात तो सही। कह रहा सर लेकिन फिर ये स्टेटमेंट ठीक है कि प्रोटिक नेचर या पोलर मीडियम बढ़ाने से रिएक्शन का रेट जो है वो कम हो जाना चाहिए। हाँ, तो लॉजिकल है, और वो मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाता हूं कि पोलर नेचर से कम क्यों हो रहा है। देखना जरा, अगर तुमने सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज की तो होगा क्या? तुम ये बताओ, अगर तुमने सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज की तो इस न्यूक्लियोफाइल को क्या सॉल्वेंट प्रोटोनेट करेगा या सॉल्वेंट सॉल्वेट करेगा इस न्यूक्लियोफाइल को, अगर वो उसके अंदर पोलैरिटी ज्यादा है तो? यस सर। तो अगर सॉल्वेट करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी।
यस अगर सर, एनर्जी रिलीज होगी तो रिएक्टेंट साइड की एनर्जी कम हो जाएगी फिर। यस सर, इसका मतलब ये हुआ सर, अब जो कर्व है वो आपका चेंज हो जाएगा सर। अब जो कर्व आपका बनेगा वो कर्व यहां से स्टार्ट होगा, जरा समझना, क्योंकि एनर्जी कम हो गई वो यहां से। चलिए और ऊपर चलते हैं जरा। ऊपर क्या डिफ्यूज चार्जेस दिखाई देते हैं? डेल 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 दिखाई दे रहा, डेल। तो क्या ये सॉल्वेट नहीं करेंगे सर? चार्जेस तो ये भी है ना, तो ये भी तो सॉल्वेट करेंगे अगर आपने पोलैरिटी इंक्रीज करी। हाँ, ये भी सॉल्वेट करेंगे, लेकिन डिफ्यूज चार्जेस का जो सॉल्वेशन होता है वो फुल फ्लेज चार्ज के सॉल्वेशन से कम होता है। यानी ये सॉल्वेट तो करेंगे सर, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम भी होगी, लेकिन जितनी कम यहां हुई है उतनी कम यहां नहीं होगी। यानी अब जो कर्व बनेगा वो ये बनेगा, जरा समझना सब लोग। नाउ दिस इज माई न्यू जीएस एंड टीएस। समझो बात को, ये मेरी नई जीएस और नई टीएस है। दिस इज एच, दिस वाज HGS1, नाउ दिस इज सॉरी, ये था हमारा HGS1, नाउ दिस इज HGS2। दिस वाज HTS1 एंड दिस इज HTS2। अब डिफरेंस की बात करते हैं। पहला वाला जो डेल्टा एच है वो है डेल्टा H1 विच इज HTS1 माइनस HGS1, और जो दूसरा डेल्टा एच है वो है HTS2 माइनस HGS2। बताओ, समझ रहे हो यहां तक? बताओ, डेल्टा एच बढ़ा की घटा? इस हरकत से डेल्टा एच बढ़ा की घटा? बड़ा है, बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा नीचे आ गया, वो कम नीचे आया, तो जो गैप है ये वाला गैप ये बढ़ गया। रेट बढ़ा या घटा? घट गया। घट गया। और तुम दरअसल अच्छा अजीब टाइम पास कर रहे हैं। हम तो पहले ही बता रहे थे सॉल्वेंट की प्रोटिक नेचर, पोलैरिटी बढ़ाने से रेट घट जाता है। इसमें क्या नया है? अब नया है, नया ये है, हर बार ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? सोचो, अगर ये न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल होता, सोचो जरा, अगर ये न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल होता तो क्या ये सॉल्वेट करता? सर न्यूट्रल होता तो SN2 कैसे होती? क्यों? अमोनिया पानी क्या SN2 नहीं करते? करते सर। यानी अगर ये न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल होता तो क्या ये सॉल्वेट करता? नहीं। अगर ये सॉल्वेट नहीं करता तो क्या ग्राउंड लेवल नीचे आता? नहीं। लेकिन ट्रांजिशन लेवल पर तो डिफ्यूज चार्जेस होते, वो नीचे आ जाता। वो नीचे आने से डेल्टा एच छोटा हो जाता, रेट बढ़ जाता। यानी कि अगर मैं दूसरा केस बनाऊं इसी के अंदर, वो दूसरा केस ये बन सकता, RX या कोई भी आदमी ले लेते हैं प्लस NU लोन पेयर वाला। अब बताओ ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी? NU धक्का मारता जाएगा, X निकलता जाएगा, NU के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा और X के ऊपर डेल नेगेटिव आएगा, क्योंकि NU न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पर प्लस आता जाएगा। और फाइनल आंसर क्या बनेगा? NU जाके R से जुड़ जाएगा, NU पे प्लस आ जाएगा और X यहां से निकल जाएगा। क्लियर? अब जरा इसका एनर्जी प्रोफाइल प्लॉट करो। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी, ये आ गया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। क्या कर्व बना? ये कर्व हो गया। चलिए ठीक है, बताइए ग्राउंड लेवल कौन सा है? ग्राउंड लेवल में कौन कौन है? RX और NU। ठीक, ये आपका ट्रांजिशन लेवल। इसमें कौन है? NU डेल प्लस RX डेल नेगेटिव, ये आपकी ट्रांजिशन लेवल। ये आपका ग्राउंड लेवल का एनर्जी है, बिल्कुल जैसे लिखते थे। दिस इज HGS1 एंड दिस इज HTS1 एंड द डिफरेंस इज डेल्टा H1। अब बताओ जरा पोलैरिटी इंक्रीज करके देखते हैं। बताओ, सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? बताओ, कहां से चलेगा कर्व? क्या यहां कोई फर्क पड़ेगा? क्या ये सॉल्वेट करेंगे? नहीं सर, इन पे चार्ज ही नहीं है, तो सॉल्वेट कौन करेगा? ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर? और अगर ये सॉल्वेट करेगी तो कर्व तो यहीं से चलेगा, लेकिन सर वो नीचे आ जाएगा। वो नीचे आने से फर्क क्या पड़ेगा? सर ये लेवल आज भी GS1 है, लेकिन ऊपर वाला लेवल TS बन जाएगा। नाउ दिस इज HTS2, नाउ दिस इज न्यू डेल्टा H विच इज डेल्टा H2। और साफ दिखाई दे रहा है कि डेल्टा H2 की जो वैल्यू है वो HTS2 माइनस HGS1 से निकाली जाएगी, और जो डेल्टा H1 की वैल्यू है वो HTS1 माइनस HGS1 से निकाली जाएगी। और देख के लगता है डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा H1 से कम है, रेट बढ़ रहा है। यानी हर SN2 में ऐसा नहीं है, उस SN2 में जिसमें न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल होगा उसमें रेट पोलैरिटी बढ़ाने से बढ़ जाता है। बताओ, समझे? Yes, sir. तो फिर तो ये एक स्टेटमेंट ये याद कर लेते हैं, इफ द न्यूक्लियोफाइल इज चार्ज then on increasing the polarity rate decreases, and if the nucleophile is neutral then on increasing the polarity rate increases। बताओ अब ये सही है? यस सर। अब भी गलत है। क्यों? क्योंकि अब ये भी हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल भले ही न्यूट्रल हो लेकिन सबस्ट्रेट चार्ज हो, ये भी पॉसिबल है। यानी तीसरा केस क्या बन रहा है? तीसरा केस बन रहा है कि ये RLG प्लस है। समझना जरा, RLG प्लस समझ लो, दैट इज अ लीविंग ग्रुप। ये ऐसे RLG प्लस, और इसके सामने न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल रख देते हैं। अब बताओ क्या होगा? अब ये बनेगा
जैसे ट्रांजिशन स्टेट जैसे बनती, तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें न्यूक्लियोफाइल जुड़ता जाएगा और ये Lg निकलता जाएगा, यहां पर आएगा डेल माइनस और Lg पर आएगा डेल प्लस, और ये करके अपने आगे प्रोडक्ट बन जाएगा। अब बताओ इसकी ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनाएंगे, अब इसकी एनर्जी प्रोफाइल कैसे बनाएंगे। ये हो गया, कौन आएगा ऊपर, यहां आ जाएगा RLg प्लस, और न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है, समझ रहे हो। ट्रांजिशन लेवल पे कौन आएगा, Nu डेल माइनस डॉट 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 R Lg डेल प्लस। अब जरा सोच के जल्दी से बताओ, ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये ट्रांजिशन लेवल हो गया, पोलैरिटी इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ग्राउंड लेवल ज्यादा नीचे जाएगा, ये डेल्टा H1 हो गया। अब बताओ पोलैरिटी बढ़ाते हैं, जब आप पोलैरिटी बढ़ाएंगे तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज तो ज्यादा सॉल्वेट करता है, डिफ्यूज चार्जेस कम सॉल्वेट करते हैं, तो ये कर्व नीचे जाएगा लेकिन ऊपर वाला थोड़ा नीचे आएगा। क्यों, क्योंकि डिफ्यूज चार्जेस का सॉल्वेशन फुल फ्लेज चार्ज के सॉल्वेशन से हमेशा कम होता है। बताओ समझे बात। यस सर। यानी ये वाला लाइन ज्यादा नीचे आ जाएगा, ये वाला ज्यादा नीचे नहीं आएगा, तो ऐसे में इस बार फिर से जो डिफरेंस होगा वो यहां से लेके यहां तक का बनेगा। थोड़ा सा अपने आप कर लेना, दिस इज HTS2, दिस इज HGS2, HGS2, HTS2, and this is the difference delta H2। लिख लेते हैं, delta H1 was HTS1 minus HGS1 and delta H2 is equal to HTS2 minus HGS2। दिखाई दे रहा है delta H2 की वैल्यू वो बड़ी, जिसकी वजह से रेट कम हो रहा है। समझ में आया। यस सर। याद क्या करना है, याद क्या करना चाहिए, याद ये करना चाहिए आइदर ऑफ द रिएक्टेंट इज चार्ज, इफ आइदर ऑफ द रिएक्टेंट मतलब या तो सबस्ट्रेट चार्ज हो या न्यूक्लियोफाइल चार्ज हो, उस केस में पोलैरिटी बढ़ाने से रेट गिर जाता है। लेकिन अगर दोनों न्यूट्रल हुए, एक यूनिक केस SN2 रिएक्शन का जिसमें दोनों लोग न्यूट्रल है, सबस्ट्रेट भी न्यूट्रल है, न्यूक्लियोफाइल भी न्यूट्रल है, वही अकेला एक ऐसा केस होता है जिसमें पोलैरिटी इंक्रीज करने से रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। कुछ समझे बात। यस सर। यस सर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलो आगे भी बात करते हैं, तो इतना ही करते हैं, फिर अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। सर एक लीविंग ग्रुप के नाम बताना जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, कोई भी ROH2 प्लस जैसे होता था, RN Me3 प्लस, RS Me2 प्लस, ROH2 प्लस, कुछ भी हो सकता है सर। ओके सर लेकिन ये दोनों तो इवन CB नहीं ठीक, अगर बेस डालोगे इवन CB तो तभी होगा ना जब आप बेस, हाँ वो इवन का है, जब आप हीट करेंगे तो उस केस में इवन CB कर लेंगे। यस चलो आज नहीं करते, फिर मुलाकात। सर बेंजाइन में नंबर ऑफ sp2 कार्बन 6 क्यों होते हैं, क्योंकि सारे sp2 होते हैं बेंजाइन में, तो सारे उसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है ना, ट्रिपल बॉन्ड वाला वो sp थोड़ी ना बन जाता है, वो ट्रिपल बॉन्ड जो बनता है वो sp2 ओवरलैपिंग से बनता है। हम अभी जब फिनॉल पढ़ेंगे तो फिनॉल की डाउस प्रोसेस में बेंजाइन मैकेनिज्म एक बार फिर से बता देंगे। यानी ये जो बेंजाइन बनाते हो ना, वो बेंजाइन ऐसे ये डंडा ये डंडा ये डंडा तो ठीक है, यस सर, वो जो तीसरा डंडा है वो इनके बीच में बनता है ना, ये एंड दे बोथ आर sp2, ये भी sp2 है और ये भी sp2, तो इसका मतलब ये हुआ ये सारे sp2 हैं, सारे 6 के 6 कार्बन। अच्छा सर QR कोड दे दूं, अभी दे देते हैं, एक सेकंड रुको, इसको